हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ and now let's start. Today we are starting a vocabulary series and in this series we'll cover around 1000 vocabulary and the vocabulary will be of good level like in a basic to advance या ऐसा कुछ नहीं है, एक अच्छा लेवल की हम vocab करेंगे and it will help you, definitely it help you. I need one thing from you people that आप जब भी ये vocab करें ना तो आप बस एक चीज़ करें कि आप जो पढ़ रहे हैं एक सेपरेट नोटबुक बनाएं। मैं आपको यहाँ पे ए से लेके लास्ट जेड तक का सारा vocab कवर करवाऊंगी। बस एक नोटबुक बना के रखना और उसमें अपने वोकैब का उसका सिनोनिम और उसके सेंटेंसेस आप बनाइए, रिवाइज करिए और डेली लाइफ में यूज़ करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आज का हमारा पहला शब्द है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, मतलब उसको कम करना, रिड्यूस करना उसको, ठीक है। तो हमने उसको कम किया, ठीक है। जैसे कि अब इसके कुछ सिनोनिम्स आप देखिए, रिड्यूस, सबसाइड, लेसन, डिक्रीज, मॉडरेट। अब इसमें देखो ये जो मदर हैं अपने बेटे को कह रही हैं कि अभी बारिश के रुकने तक, उसके कम होने तक तुम बाहर मत जाओ। तो व्हाट इज शी सेइंग? शी इज सेइंग वेट फॉर द रेन टू अबेट, कि मतलब बारिश के रुकने तक इंतजार करो, रुके रहो, ठीक है। तो हमारा पहला शब्द है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की उसके वैल्यू को, उसकी मात्रा को घटाना, रिड्यूस करना, कम करना। सिनोनिम्स हमने देख लिए, रिड्यूस, सबसाइड, लेसन। एक होता है LESSON, वो हमारा चैप्टर वाला होता है, पार्ट, लेकिन ये लेसन मीन्स कम करना, डिक्रीज, मॉडरेट। आगे नेक्स्ट वर्ड देखो, अब अबेट का मीन्स कम था तो अनअबेट का मतलब हो जाएगा बिना रुके, लगातार। अनअबेट मीन्स विदाउट बिकमिंग वीकर इन स्ट्रेंथ और फोर्स, मतलब बिना कमजोर हुए लगातार वो काम हो रहा है। सिनोनिम्स जैसे स्टडी मीन्स लगातार, रिलेंटलेस लगातार, कॉन्टिन्यू। सेंटेंस देखो, बारिश है अब वो रुक ही नहीं रही है, तो बारिश को हम क्या कह सकते हैं? बारिश कॉन्टिन्यूड अनअबेटेड। अनअबेटेड मीन्स बिना रुके, लगातार, निरंतर, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा। तीसरा देखो एगोनी। एगोनी का मतलब होता है पेन। एगोनी का मतलब क्या होता है? पेन मीन्स पेन और सफरिंग, पेन और सफरिंग। जैसे कि ही क्रैश्ड टू द ग्राउंड इन एगोनी मीन्स दर्द की वजह से वो जमीन पर गिर गया, दर्द बहुत ज़्यादा था उनको तो जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए। आप एक सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे हर स्माइल ऑलवेज अबेट्स माई एगोनी। हर स्माइल, जो उसकी स्माइल है, दैट ऑलवेज अबेट्स, अबेट्स मीन्स कम करना, माई सफरिंग, तो उसकी जो स्माइल है वो मेरी सफरिंग को क्या कर देती है? कम कर देती है। अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है किसी को त्याग देना, छोड़ देना। अबेंडन कर दिया मतलब उसको आपने त्याग दिया, छोड़ दिया। जैसे बच्चों को अपने कुछ पेरेंट्स हैं जो उनको बचपन में ही छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं अपने पेरेंट्स को। हम किसी आदत को भी छोड़ सकते हैं। जब लोग शहर से गांव से शहर चले जाते हैं तो अपने घर को छोड़ देते हैं, खाली पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे अबंडन हाउस हो सकता है कि लोगों ने उस घर को छोड़ा हुआ है बहुत लंबे समय से। तो टू लीव समथिंग या समबडी और टू स्टॉप डूइंग समथिंग विदाउट फिनिशिंग इट। जैसे डेजर्ट, इस एक डेजर्ट का मतलब नाउन होता है, उसका मतलब है रेगिस्तान, और एक डेजर्ट मतलब वर्ब है, इसका मतलब है त्याग देना। लीव, कास्ट असाइड, पुट असाइड, ब्रश असाइड, तीनों का मतलब होता है साइड कर दिया उसको हमने, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। रेनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, और गेट रिड ऑफ, ऑफ में सिंगल आएगा और इसका मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। जैसे She was abandoned by यहाँ पे she है तो her आएगा। She was abandoned by her mother, तो एक्चुअली उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया। तो हो सकता है कि अब उसके जो ये कोई रिलेटिव हैं या उसके फादर हैं तो वो उसको कंसोल कर रहे हैं, मतलब शांत कर रहे हैं। तो abandon मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट, एब्रीविएट स्पेलिंग्स पे भी ध्यान रखना है, ABBREVIATE।
एब्रीविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को उसका शॉर्टर बना दिया, मतलब जैसे कोई बड़ी सी स्पेलिंग है और हम उसको छोटे में लिख देते हैं, जैसे डॉक्टर को DR हम लिख देते हैं तो वो हो जाता है एब्रीविएट। एब्रीविएट करना मतलब उसको छोटा बना दिया, उसकी स्पेलिंग वगैरह को हम जो छोटा बना देते हैं। जैसे अच्छा नाउ सी, जैसे इन कभी खुशी, जैसे कभी खुशी कभी गम में जो करीना का कैरेक्टर है और वो अपने आप को पू कहलवाती थी इंस्टेड ऑफ पूजा। आपको याद होगा कि वो कहती थी कॉल मी पू, आई एम नॉट पूजा, आई एम कॉल मी पू। सो पू इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ पूजा, यू कैन से दिस थिंग। सो अगर एब्रीविएट का मीन्स क्या होता है, द शॉर्टन फॉर्म, शॉर्टन, आपने उस बड़े नाम को छोटा कर दिया, जैसे डॉक्टर को DR, इंजीनियर को ENG हम लोग बोल देते हैं, तो वो होता है हमारा एब्रीविएशंस। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा एक्रोनिम। अब एक्रोनिम में क्या मतलब होता है, एक्रोनिम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी शब्द के मतलब एक हमारा जैसे मान लो कि एक शब्द है WHO, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक हमारा शब्द है तो उसके हम इनिशियल्स को ले लेते हैं, उसको जब उससे हम एक शब्द बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्रोनिम। तो a short word that is made from the first letter of a group of words, जैसे WHO को हमने बना दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। SBI मतलब हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने SBI बोल दिया। ठीक है, जैसे अच्छा DDLJ मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द एक्रोनिम ऑफ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नाउ यू कैन सी DDLJ, तो ये क्या है हमारा, ये एक्रोनिम है। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्रीविएट एंड एक्रोनिम। एब्रीविएट में क्या होता है कि आपका कोई भी एक बड़ा सा शब्द है, बस उसको हमने छोटा कर दिया। लेकिन एक्रोनिम में क्या होता है कि उसके इनिशियल्स को, जो उसके मतलब पहला अक्षर है ना, मतलब मान लो वो जो शब्द है 3-4 शब्दों से मिलके बना है, तो उन शब्दों का ना पहला अक्षर हम लेके एक शब्द बना देते हैं। जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेबी हो गया, SBI हो गया, RBI हो गया, तो RBI हो गया, तो ये हमारा एक्रोनिम है ना। डायरेक्टर को DR, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर को आपको DR बोल दिया, तो ये हमारा एब्रीविएशन है। यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट आगे देखो, अब इसमें देखो ये है एबिरेशन, यानी एबरेशन, इसको एबरेशन बोलेंगे। इसमें और एबिरेशन में उसमें अंतर है। इसका मतलब क्या होता है, एबिरेशन का मतलब आप यूजुअली सामान्य आप जैसे हैं उससे हटकर आप व्यवहार कर रहे हैं। मीन्स एबरेशन का मतलब हो जाता है अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड से हटकर व्यवहार करना, उसको एबरेशन बोलते हैं। स्पेलिंग्स में कंफ्यूज मत होना। जैसे डेविएशन मीन्स भटक जाना, डाइवर्जेंस भटक जाना, अबनॉर्मैलिटी। जैसे कि अब ये जो लड़की है पहले बहुत अच्छे से आप देख रहे हो एकदम चश्मा वगैरह लगाती है, मान लो पहले शुरू में बहुत अच्छे से पढ़ती होगी, लेकिन अब जैसे जैसे आप जानते हैं कि अडल्ट में आते हैं तो बच्चे थोड़ा पढ़ना बंद कर देते हैं ना, कि अब जब जैसे ही थोड़ा कॉलेज पार करके या कॉलेज में आते हैं तो फिर हम सबका क्या हो जाता है, एबिरेशन मीन्स डेविएशन होता है, डाइवर्जेंस होता है। अगर हम लोग पहले बहुत अच्छे से पढ़ा करते थे तो अब हमारा पढ़ना लिखना कम होगा और घूमना फिरना हमारा शुरू हो जाएगा। मीन्स हम क्या करें, शी यूजुअली स्टडीज हार्ड बट नाउ देयर इज एबिरेशन इन हर बिहेवियर। मतलब यूजुअली मीन्स आमतौर पर वो काफ़ी मेहनत किया करती थी, लेकिन अब उसके बिहेवियर में बदलाव आ गया है, अब वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही है। मीन्स पहले बहुत अच्छे से पढ़ती थी बट अब उसके बिहेवियर में क्या हो गया है, चेंज आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स हमारी योग्यता, हमारी कैपेसिटी मीन्स योग्यता, क्षमता, काबिलियत। इसके सिनोनिम हमारा स्किल, पोटेंशियल मीन्स हमारे अंदर क्षमता, हमारी पावर। इसका सेंटेंस, शी हैज़ एन एबिलिटी टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन मीन्स आपके अंदर एबिलिटी है उस काम को करने की, आपके अंदर योग्यता है उस काम को करने की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। एबॉलिश कर दिया मतलब उस रूल को हमने रद्द कर दिया, उसको हटा दिया, समाप्त कर दिया हमने उसको। तो एबॉलिश करना मीन्स किसी एक्टिविटी को समाप्त कर देना, खत्म कर देना, टू एंड एन एक्टिविटी और सिस्टम। सिनोनिम्स,
पुट एन एंड टू समथिंग, एंड कर दिया, स्टॉप कर दिया, इरेडिकेट कर देना मतलब उसको जड़ से खत्म कर देना, एलिमिनेट कर दिया, वॉइड कर दिया, नल एंड वॉइड जो होता है उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया, मीन्स हमने हटा दिया उसे। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अबॉलिश द डेथ सेंटेंस इन मैनी केसेस, कि बहुत सारे केसेस में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास में ये पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस मतलब जिसको मतलब क्या बोलते हैं डेथ सेंटेंस को हिंदी में, मृत्यु दंड मिला हुआ है, सेंटेंस मीन्स दंड, तो जिसको मृत्यु दंड मिला हुआ है उसको वो अबॉलिश यानी हटा सकते हैं। Why do we kill people? Who kill people to show that killing people is wrong? मीन्स यहाँ पे जैसे कह रहा है कि डेथ पेनल्टी को हटा दीजिए, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पावर होती है कि वो इसको अबॉलिश कर सकते हैं। अबॉलिश करना मीन्स रद्द कर देना, हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, सडनली, हमने उम्मीद नहीं की थी, अचानक से, एकदम अनएक्सपेक्टेड। तो अब्रप्ट का मतलब सडन, क्विक, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, अनएंटिसिपेटेड, मीन्स हमने उम्मीद ही नहीं की थी और अचानक से उसका बड़ा अजीब सा व्यवहार था, उसका सडन रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कि देयर वॉज एन अब्रप्ट चेंज इन हिज बिहेवियर व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। अब भाई वो अमेरिका से रिटर्न हुआ है तो उसके बिहेवियर में एकदम कंप्लीटली ही बदलाव आ गया है, एकदम अचानक से वो पूरा बदल गया है, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ में आज हमने 10 वोकैबुलरी कंप्लीट किया है और अब आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में हर एक शब्द का आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस मुझे लिख के देना है। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, अपना ध्यान रखे हुए हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर वोकैबुलरी पार्ट नंबर 2। वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट नंबर 1 ऑफ लेटर ए, and I hope you people have seen that. If you have not yet seen that, then I would suggest and request you please do watch that part also, because this will help you to improve your vocabulary. Or okay, now let's start. And if you are new to my channel and you have not yet subscribed to the channel, then please do subscribe the channel also, and let's start. So the first word is abide, ABIDE, abide. Abide means पालन करना। Synonyms obey, follow means पालन करना, आपने उस चीज का मानना, उस चीज को आपने माना। जैसे हमें नियमों का पालन करना होगा, we have to abide by the rules, हमें नियमों का पालन करना होगा, we have to abide, और abide के साथ में हमेशा preposition by आता है, so we have to abide by the rules। मैं अपने नियमों का पालन करने का प्रयास करता हूँ, जैसे अगर आप भी कह सकते हैं कि मैं अपने नियमों का पालन करने का प्रयास करता हूँ, सो यू कैन से आई ट्राई टू अबाइड बाय माय प्रॉमिसेस, अपने नियमों का, अपने रूल्स का, आई ट्राई टू अबाइड बाय माय रूल्स। सो अबाइड मीन्स पालन करना, ओबे करना, लाइक वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व दोष मुक्त कर देना, मीन्स माफ कर देना। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मीन्स माफ कर देना, फ्री कर दिया आपने उसको, माफ कर दिया उसके दोष से, आपने उसको फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया। जैसे वे अपने सभी गलत कामों के लिए मुक्त कर दिया उनको, सो दे वर एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल देयर रॉन्ग डूइंग्स। उन जैसे कि यहाँ पे राजा साहब हैं, उन्होंने ये सारे दोषियों को उनके गलत काम के लिए क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। राजा ने उन्हें उनकी गलती से मुक्त कर दिया, मीन्स द किंग एब्सॉल्व्ड देम ऑफ देयर मिस्टेक्स। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वी यूज एब्सॉल्व के साथ में हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। एब्सॉल्व का मतलब माफ कर देना, दोष मुक्त कर देना, फ्री कर देना, रिलीज कर दिया, आपने उसको बरी कर दिया, ठीक है। सो दे वर एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल देयर रॉन्ग डूइंग्स, जो उन्होंने मिस्टेक्स की थी, गलतियां किया था, उसके लिए उनको माफी मिल गई। राजा ने क्या किया, द किंग एब्सॉल्व्ड देम ऑफ देयर मिस्टेक। हमारा जो कोर्ट है,
ज्यूरी भी करती है, जजेस जो होते हैं वो माफ कर देते हैं, उसकी सजा से उसको बरी कर देते हैं. तो द ज्यूरी एब्सॉल्व देम ऑफ देयर गिल्ट. यू हैव टू टेल मी वन सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन. एब्सॉल्व माफ कर देना, फ्री कर देना, रिलीज कर देना, बरी कर देना. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफोर्डेबल. अफोर्डेबल का मतलब होता है, जैसे कहते हैं यार मैं ये फोन मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, मतलब हमारे बजट के अंदर नहीं है, जितना हमारी पैसा खरीदने की हमारी जो शक्ति है उसमें हम उसको नहीं रख पाते हैं, मतलब हम नहीं खरीद सकते, हमारी आर्थिक पहुंच के भीतर या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है. जैसे इकोनॉमिकल मीन्स वो हमारे लिए किफायती नहीं है. जैसे वे सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले पोशाक बेचते हैं. जैसे दे सेल हाई क्वालिटी ड्रेस एट अफोर्डेबल प्राइस. जैसे अफोर्डेबल प्राइस, जैसे एजुकेशन अगर अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होगी तो हर बच्चा उसको पढ़ सकता है. तो अफोर्डेबल मतलब कि जिसको लोग जिसको सहन कर सकें, जिसको लोग खरीद सकें, तो अफोर्डेबल उसको कहते हैं. जैसे दे सेल वो बेचते हैं हाई क्वालिटी ड्रेस, मतलब अच्छी क्वालिटी की ड्रेसेस को एट अफोर्डेबल प्राइस मीन्स जिसपे लोग जो हैं उसको खरीद सकें, दैट मीन्स दैट इज अफोर्डेबल प्राइस. जैसे कि सपोज करिए आपके लिए कोई 20,000 का ड्रेस खरीदना इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर यू, मीन्स आपकी पहुंच के, आपकी पैसों के वो बाहर है, दैट इज नॉट अफोर्डेबल मीन्स मेरी कीमत से बाहर होना. अफोर्डेबल. नेक्स्ट वर्ड देखिए एनालिसिस. एनालिसिस करना मीन्स विश्लेषण करना. एनालिसिस मीन्स विश्लेषण, मीन्स इन्वेस्टिगेशन, चीज़ों की जांच पड़ताल करना, सर्वे करना. एनालिसिस विश्लेषण. जैसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्मविश्लेषण बहुत ज़रूरी है. लाइक सेल्फ एनालिसिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग. अगर हम कुछ भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं देन एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सेल्फ एनालिसिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग. एनालिसिस विश्लेषण करना, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे. नेक्स्ट वर्ड अकम्प्लिश. अकम्प्लिश. अकम्प्लिश मीन्स किसी चीज को प्राप्त करना, पूरा करना, अचीव करना. अकम्प्लिश मीन्स पूरा करना, प्राप्त करना, अचीव करना. जैसे यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग. इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग. अकम्प्लिश मीन्स प्राप्त करना, उस चीज को अचीव करना. नेक्स्ट है हमारा एडवोकेट. एडवोकेट का एक मीनिंग नाउन होता है, इसका मतलब वकील है, और एक एडवोकेट का वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी को समर्थन देना, उसको सपोर्ट करना. जैसे ये अगर वकील हैं तो जैसे ये क्रिमिनल लॉ के एडवोकेट हैं, सो वह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. ही इज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मतलब ही इज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एडवोकेट मीन्स अगर नाउन के रूप में है तो वो वकील हो जाता है, और एडवोकेट अगर वर्ब के रूप में है तो वो सपोर्ट हो जाता है. लाइक आई कांट एडवोकेट यू ऑफ योर मिस्टेक मीन्स मैं आपकी मिस्टेक में आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये जो गर्ल है अपने पार्टनर को कह रही है मैं आपकी समस्याओं में आपकी समर्थन करूंगी. सो लाइक आई विल एडवोकेट यू इन योर problems. I will advocate you in your problems means I will support you in your problems. Is it clear? तो एडवोकेट के दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं. एज अ नाउन मीन्स वकील और एज अ वर्ब मीन्स सपोर्ट. जैसे हमने कहा ही इज एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. एंड आई विल एडवोकेट यू इन योर प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स आई विल सपोर्ट यू इन योर प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट देखिए एडमायर मीन्स किसी की प्रशंसा करना, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं मीन्स आप उसको प्रेज कर रहे हैं. अप्रिशिएट या रिस्पेक्ट. प्रेज करना, अप्रिशिएट करना या उसकी बहुत सम्मान करना. जैसे मैं उसकी ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ. आई एडमायर हर फॉर हर ऑनेस्टी. I admire her for her honesty. Now you can see everybody is clapping for her, and like definitely they all are admiring her. So I admire her for her honesty. Admire करना means प्रशंसा करना. I admire her for her hard work means मैं उसके hard work के लिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं respect करता हूँ. Now you have to tell me one sentence regarding this word also. Next,
आर्टिफिशियल आप जानते हैं, आर्टिफिशियल मीन्स नकली होता है, जो चीज़ आपकी ओरिजिनल नहीं होती है, दैट इज मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाई गई है या वो नेचुरल नहीं है, दैट इज अननेचुरल। जैसे ये फ्लावर्स हैं, एंड दीज फ्लावर्स, इफ दीज फ्लावर्स आर नेचुरल देन दीज फ्लावर्स आर आर्टिफिशियल। जैसे मुझे नकली फूल पसंद नहीं है, मीन्स आई डोंट लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो शीतल पेय मीन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें हम जो अननेचुरल जो आपका कलर होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, लाइक आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सो उसको आर्टिफिशियल को हम लोग क्या कहते हैं, बनावटी, जो हमारा प्रकृति के द्वारा ना हो के लोगों ने उसको बनाया हो, दैट इज आर्टिफिशियल। जैसे हमारा नेचुरल हो जाता है जो हमारा प्रकृति, जो हमारा ऑलरेडी नेचर से हमको मिला है। जैसे कि अगर ये सपोज करते हैं ये जो कागज है ये मैनमेड है क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है, लेकिन जो लकड़ी है वो आपका नेचुरल है। तो आर्टिफिशियल मीन्स नकली, मैनमेड, अननेचुरल। आई डोंट लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स मीन्स मुझे नकली फ्लावर्स पसंद नहीं है। नेक्स्ट, अफोर्ड करना मीन्स जैसे अफोर्डेबल था वो आपका एडजेक्टिव था, अफोर्ड आपका वर्ब है, मीन्स कुछ करने या खरीद सकने के लिए पर्याप्त धन या समय निकाल सकना। जैसे कि मैं अभी नई कार खरीदने में सक्षम नहीं हूँ, दैट मीन्स आई कांट अफोर्ड टू बाय अ न्यू कार राइट नाउ। भाई बोल रहा है जेब खाली है, लाइक ही कांट अफोर्ड अ न्यू कार राइट नाउ। जैसे मैंने कहा आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम, मीन्स मैं इस समय को बर्बाद करने को सहन नहीं कर सकती, मीन्स माई टाइम इज वेरी क्रूशियल एंड आई कांट वेस्ट माई टाइम, आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम, मैं अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अफोर्ड करना मीन जैसे कुछ करने या खरीद सकने के लिए आपके पास पर्याप्त धन है या समय है। मैंने कहा मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मीन्स ये, तो आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम, आई कांट अफोर्ड टू बाय न्यू थिंग्स। सो मैं अभी नई कार खरीदने के लिए सक्षम मीन्स आप एबल भी लगा सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू बाय अ न्यू कार। नेक्स्ट, एडमिरेशन, एडमायर आपका वर्ब था, एडमिरेशन आपका नाउन हो जाता है, दैट मीन्स प्रशंसा। तो इसका क्या हो जाता है, लाइक मुझे उसके साहस की बहुत प्रशंसा हुई, मीन्स आई फेल्ट ग्रेट एडमिरेशन फॉर हिज करेज, आई फेल्ट ग्रेट एडमिरेशन फॉर हिज करेज। आई थिंक वी आर डन with our vocabulary part 10 part 2, and if you people like it, अगर आपको ये पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है, एंड दिस इज आवर वोकैबुलरी पार्ट नंबर 3 रिगार्डिंग ए। तो ये हम लोग, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, ए के रिगार्डिंग ये वोकैबुलरी है, इसमें हम लोग एक के रिलेटेड हम लोग वर्ड्स करते हैं, और हमने ऑलरेडी आई थिंक 2 वीडियोस हमने कर ली हैं, ये हमारा 3rd नंबर का वीडियो है। तो पहला शब्द क्या है हमारा, अपसर्ड। अपसर्ड का मीनिंग क्या होता है, बेतुका। अपसर्ड का मीनिंग होता है बेतुका, कोई चीज़ जो एकदम बेतुकी होती है, सेंसलेस होती है, रिडिकुलस है, सिली है, फुलिश है, उसको हम लोग अपसर्ड कहते हैं। जैसे उनके बेतुके मजाक हमेशा पार्टी में शर्मिंदगी पैदा करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, His absurd jokes always create embarrassment in the party। तो उनके जो बेतुके मजाक हैं वो हमेशा पार्टी में शर्मिंदगी को embarrassment कहते हैं। I have already covered this word in a different video। और इस आप लोग जितना ज़्यादा वोकैब करेंगे फिर उतने ज़्यादा आपकी चीज़ें बाहर आने लगेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कवर करो। तो एब्सर्ड का मतलब बेतुका, लाइक वो हमेशा बेतुकी बात करती है, रिडिकुलस, सेंसलेस, फुलिश, सिली। तो उनके बेतुके मजाक हमेशा पार्टी में शर्मिंदगी पैदा करते हैं। तो हिज अब्सर्ड जोक्स ऑलवेज क्रिएट एम्बैरेसमेंट इन द पार्टी। आप देख सकते हैं ये पर्सन है, सपोज करो इन्होंने ही कोई जोक क्रिएट किया हो, अब इन दोनों के लिए कैसे एकदम एम्बैरेसमेंट हो गई है, कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा है और सब एक एक तरफ अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं। सो एम्बैरेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी और अब्सर्ड का मतलब बेतुका। क्रिएट करना मीन्स बनाना, सो रिडिकुलस मतलब एकदम बकवास, सिली, फुलिश, दैट इज अब्सर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अकॉम्प्लाइस। अकॉम्प्लाइस का मतलब क्या होता है, साथी। साथी किसमें, पार्टनर इन क्राइम। मतलब सपोज करो कि आपने डायरेक्ट आपने क्राइम नहीं किया है लेकिन आप उसके पार्टनर हैं, मीन्स आपने भी उसका साथ दिया था उस क्राइम को करने में।
सो जैसे कि न्यायाधीश ने उसे हत्या के सहयोगी के रूप में दोषी ठहराया। सो द जज कन्विक्टेड, कन्विक्ट करना मीन्स किसी के ऊपर आरोप लगाना, और ऑफिशियली उसको आरोप आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है। सो द जज कन्विक्टेड हिम एज एन अकॉम्प्लाइज टू मर्डर। सो अकॉम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम। तो न्यायाधीश मतलब जज, सो जज कन्विक्टेड हिम एज एन अकॉम्प्लाइज टू मर्डर। नेक्स्ट, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट आप देख सकते हैं ये कुछ अपना अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट कौन होते हैं? जो आपके जो हमारे लिखा पढ़ी के काम होते हैं, फाइनेंस का जो काम होता है, जो बजट का काम होता है, उनको अकाउंटेंट, हिंदी में मुनीम कहते हैं। तो जैसे मुझे अपनी कंपनी का रिकॉर्ड जांचने के लिए एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है। सो आई नीड एन अकाउंटेंट टू चेक माय कंपनीज रिकॉर्ड। आई नीड एन अकाउंटेंट टू चेक माय कंपनीज रिकॉर्ड। अकाउंटेंट मीन्स क्या हो सकता है? किसी का प्रोफेशन हो सकता है, हर कंपनी में अपने अकाउंटेंट्स होते हैं, दैट मीन्स मुनीम। हिंदी में उनको मुनीम कहते थे, आपने अगर हिंदी मूवीज देखी हैं तो वहां पे देखा होगा। अकाउंटेंट मतलब मुनीम। तो मुझे अपनी कंपनी का रिकॉर्ड जांचने के लिए एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है, दैट मीन्स आई नीड एन अकाउंटेंट टू चेक माय कंपनीज रिकॉर्ड। तो जैसे ये पर्सन है, ये अकाउंटेंट है किसी कंपनी में, तो अकाउंटेंट का मतलब कौन होता है? मुनीम। देखो ये इंसान है, इनको क्या हो रहा है? एक्रोफोबिया। अब एक्रोफोबिया हिंदी मीनिंग होता है किसी को जब हाइट से डर लगता है। तो एक्रोफोबिया मतलब जब ऊंचाई का डर होता है तो उसको हम लोग, फोबिया का मतलब ही डर होता है, और एक्रो का मतलब हो गया हाइट। तो जब आपको हाइट से डर लगता है, जैसे ये ऊंचे छत पर आके खड़े हो गए, अब नीचे इनको डर लग रहा है, सो उसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं। बहुत से लोग बहुत गंभीर एक्रोफोबिया से पीड़ित होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम वेरी सीरियस एक्रोफोबिया। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम वेरी सीरियस एक्रोफोबिया मतलब आपको 3-4 फ्लोर पे जाते ही आपको डर लगता है ऊंचाई से, जब आप नीचे देखते हैं तो आपको डर लगने लगता है, उसी को हम लोग एक्रोफोबिया कहते हैं। और एक बहुत जनरल आई थिंक डर होता है, बहुत लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट, एक्यूमेन, इसको बोलते हैं जो इंटेलिजेंट होता है, मतलब जो मेंटल शार्पनेस जिसके अंदर है। तो जिसके अंदर मेंटली वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हम लोग एक्यूमेन कहते हैं। एक्यूमेन मीन्स जैसे कुशाग्रता, मीन्स मेंटल शार्पनेस। जैसे इनको देखो कितना एकदम बॉस लेडी हैं, और इनको क्या लग रहा है कि उसके पास वास्तविक व्यवसायिक कौशल है जो पैसे को $1 मिलियन में बदल सकता है। मान लो ये जो लेडी हैं, इनके पास में बहुत बिजनेस शार्पनेस है, जिससे ये एक पैसे को भी और बहुत सारे डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। लाइक शी हैज़ रियल बिजनेस एक्यूमेन हु कैन टर्न पेनी इनटू $1 मिलियन। तो उनके पास वास्तविक व्यवसायिक कौशल है जो पैसे को $1 मिलियन में बदल सकता है। तो शी हैज़ रियल बिजनेस एक्यूमेन हु कैन टर्न पेनी इनटू $1 मिलियन। यहाँ पे देखो अडहेर, अडहेर करने का मतलब होता है पालन करना, पालन करना, उसको फॉलो करना, अबाइड, फॉलो, ओबे, दैट मीन्स अडहेर। और जैसे हमें आपको अपने माता पिता के मार्गदर्शक का पालन करने की आवश्यकता है, मार्गदर्शन मीन्स जो हमें गाइडेंस देते हैं, तो यू नीड टू अडहेर टू योर पेरेंट्स गाइडेंस, यू नीड टू अडहेर टू योर पेरेंट्स गाइडेंस। आपको 1% ये फीलिंग आ सकती है कि मैम ये हम लोग कहाँ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप नहीं यूज़ करते क्योंकि आपको आता नहीं है। आप यूज़ करने लगेंगे जब आपको आने लगेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ज़्यादा एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, इवन योर लिसनर ऑल्सो, क्योंकि आप समझेंगे तभी जब आपको आएगा। ठीक है, तो सीखने से पीछे मत भागिए। सो अडहेर मीन्स फॉलो करना किसी को, जैसे हमने उनके रूल्स को फॉलो करना होता है ना, पालन करना। अबाइड एंड ओबे, जैसे हमें रूल्स का फॉलो करना चाहिए, वी शुड अबाइड टू, अबाइड बाय, अबाइड के साथ में बाय लगता है और अडहेर के साथ में टू लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एरियल, एरियल मतलब रिलेटेड टू एयर, एरियल का मतलब ये होता है हवा से जो संबंधित होता है। जैसे उसका हवाई प्रदर्शन असाधारण था, जैसे कि मान लो ये कोई एरियल परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो हर एरियल परफॉर्मेंस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स एकदम असाधारण था।
नेक्स्ट मान लो, अब देखो एजेंडा, एजेंडा के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है प्रोग्राम, मकसद, जैसे कि प्रोग्राम हो गया आज का काम क्या क्या है। एजेंडा का दो मीनिंग होता है, कार्यसूची की आज का क्या क्या काम है हमारा, एजेंडा क्या है हमारा, इस कहते हैं इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, इस पार्टी का एजेंडा क्या है, मीन्स उसका मकसद क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्लान क्या है, क्या चीज़ें हैं जो वो लोग करने वाले हैं। तो जैसे आज की बैठक का एजेंडा क्या है, सो व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग। तो व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग, की जो आज मीटिंग हो रही है इसके पीछे का पर्पस क्या है। सो यू कैन से एजेंडा इज वर्किंग हेयर एज अ पर्पस। एक दूसरा एजेंडा का मतलब होता है कुछ करने का गुप्त उद्देश्य या कारण, मीन्स आपका कुछ अपना ही हिडन मकसद जिसको हम कहते हैं उसको भी एजेंडा कह सकते हैं। मीन्स अ सीक्रेट एम और रीजन फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का आपका अपना ही एक कोई रहस्यमय आपका काम है जो आप दूसरों को नहीं बता रहे हैं। जैसे उसकी मदद के लिए उसके पास कुछ एजेंडा है, मीन्स ही हैज सम एजेंडा टू हेल्प हिम। कुछ लोग होते हैं जो अगर आपकी मदद कर रहे हैं वो दिखावे के रूप में, क्यों, क्योंकि उनका कुछ अपना अंदर ही अंदर कोई मकसद है उसको, जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो उसको भी हम एजेंडा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉय है एकदम अग्रेसिव है, एकदम गुस्सा कर रहा है, और ये वाला बेचारा डर रहा है, कह रहा है नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। तो अग्रेसिव का मतलब होता है एकदम झगड़ालू होना, आक्रामक होना, लड़ाका, जैसे हम लोग बोलते हैं लाइक कॉम्बैक्टिव। तो अग्रेसिव एंड कॉम्बैक्टिव आर द सिनोनिम्स। लाइक इतना आक्रामक होने मत बनो, बस शांत हो जाओ। सो डोंट बी सो अग्रेसिव, जस्ट काम डाउन, डोंट बी सो अग्रेसिव, जस्ट काम डाउन। अग्रेसिव, AGRESSIVE, राइट। नेक्स्ट क्या है, देखो ये कहीं जा रही हैं और इनको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, तो हम बोलते हैं एलियन। नाउ प्लीज डोंट लाइक कंफ्यूज विद दिस वर्ड। एलियन का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो दूसरे ग्रह से आए हैं, प्लैनेट से आए हैं। एलियन का मतलब होता है कि आप कहीं गए और आप वहाँ के लोगों से डिफरेंट बिहेव करते हैं, आप वहाँ की चीज़ों से आप अजनबी हैं, स्ट्रेंज हैं, उसको भी हम एलियन कह सकते हैं। तो जैसे कि जब मैं पहली बार कोलकाता गया तो मुझे बहुत अजनबी महसूस हुआ। इवन इन आवर ओन कंट्री वी डू नॉट नो सो मैनी प्लेसेस, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दोज प्लेसेस, एंड even if today also we visit them for the first time, we will feel like we are strange at this place, we will feel like alien. तो जब मैं पहली बार कोलकाता गया तो मुझे अजनबी महसूस हुआ। So I felt alien when I went to Kolkata for the first time. Done. So with this we are done with our today's class, and it's a very like not a very time taking process. बहुत छोटी सी क्लास होती है, 10 ही शब्द मैं एक दिन में रखती हूँ, और आप इतना ही करते रहिए तो डे बाय डे आपका बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी चैनल को शेयर करो। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, और आपने जो वोकेबलरी जो हमने शुरू की है उसको दो अलग अलग टाइप में शुरू किया है। एक हमारा हम लोग लेटर के हिसाब से चल रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में चल रहे हैं, जिसमें अभी हम ए कर रहे हैं। ये ए का हमारा 4th पार्ट है, और हम एक करते हैं डेली बेस्ड वोकेबलरी, उसमें हमने ऑलरेडी 100 वोकेबलरी कर ली है। देखो आप जितना ज़्यादा वोकैब करोगे, इडियम्स करोगे, आपका जो बोलने का जो तरीका है उसमें और अच्छी चीज़ें आएंगी, तो एक बेटर स्पीकर की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट of today's word is associate. एसोशिएट का मतलब पहले स्पेलिंग देख लो। एसोशिएट का मतलब होता है कनेक्ट करना। जैसे आप किसी से जोड़ देते हैं ना, एसोशिएट करना मीन्स उसको जोड़ना, कनेक्ट करना, लिंक कर देना। एसोशिएट कर देना मीन्स लोगों को आपस में जैसे हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो कॉलेज है उस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्टेड है। तो एसोसिएट का जो सिनोनिम्स हम लोग देखें तो जैसे कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया,
लिंक हो गया ना, कनेक्शन है, लिंक है, मेरा उनके साथ में कोई भी लिंक नहीं है, मीन्स मेरा उनके साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आई एम नॉट एसोसिएटेड विद देम मीन्स आई एम नॉट कनेक्टेड विद देम। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका बॉक्स, आपका जो दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, तो इन दोनों बॉक्सेस में जो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको इसके अंदर डाल दोगे तो ये लिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे उसका नाम मेरे साथ मत जोड़ो, सो डोंट एसोसिएट हिज नेम विद माइन। माइन का मतलब हो जाएगा माई नेम। तो आई विल टीच यू प्रोनाउन इन अ डिफरेंट सेशन एंड सो आप एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्ट करना। सो प्लीज डोंट एसोसिएट हिज नेम विद मी, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद देम, मैं उनसे जुड़ी हुई नहीं हूँ, मीन्स आई एम नॉट कनेक्टेड विद देम, आई हैव नो लिंक विद देम, मेरा उनके साथ में कोई भी लिंक यानी संबंध नहीं है। तो एसोसिएट का मतलब होता है संबंध होना, या फिर आप उन सब दो लोगों के बीच में संबंध बना रहे हैं, दैट इज एसोसिएट होना, कनेक्ट होना या लिंक होना। तो मैंने कहा मेरा नाम उनसे मत जोड़िए, सो डोंट एसोसिएट माय नेम, आई एम कनेक्टेड विद देम, यस मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, आई एम एसोसिएटेड विद देम, दिस कॉलेज इज एसोसिएटेड विद दैट यूनिवर्सिटी, so that is the associate and then please remember the spelling also. नाउ एक्विट का मतलब यहाँ पे आज हम सीखेंगे, एक्विट का मतलब होता है बरी करना। जब कोर्ट आपको रिहा कर देता है, बरी कर देता है, जैसे किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा था और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, रिलीज कर दिया, एंड दैट इज एक्विट, दैट मीन्स टू फ्री और रिलीज। जैसे अदालत ने उसे अपराध से बरी कर दिया। तो टैक्स इवेजन का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाकी आप सोच सकते हैं अगर एक्विटेड ऑफ टैक्स इवेजन, तो टैक्स इवेजन, इवेजन का कोई फिर नेगेटिव मीनिंग होगा, आप सोचिए जरा। इवेजन करना मीन्स अवॉइड करना, तो वो टैक्स इवेजन मतलब कि उनके ऊपर आरोप लगा था कि ये जो आपका मारिया है ये टैक्स की चोरी कर रही थी, बट कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। तो द अदालत ने उसे अपराध से बरी कर दिया, द कोर्ट एक्विटेड हर ऑफ क्राइम। एक्विट मीन्स बरी कर देना, फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया। द कोर्ट एक्विटेड हर ऑफ क्राइम, कोर्ट ने उसको क्राइम से, जो उसका गुनाह था, उससे बरी कर दिया, फ्री कर दिया। एक्विट हम लोग जनरली ऑफिशियल सेंस में ही लगाते हैं जब अदालत या ज्यूरी के द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए अपैथी। अपैथी, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, पैथी मीन्स फीलिंग, और ए का मतलब है विदाउट, मीन्स कोई फीलिंग ही नहीं है, आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कहते हैं ना आई डोंट केयर, आई हैव नो फीलिंग फॉर यू, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानना है, आई हैव नो फीलिंग फॉर यू, मीन्स आई एम अपैथेटिक, मीन्स अपैथी मीन्स नो फीलिंग, means no feeling, I'm not interested, I don't care, I don't want to know about you, I really don't want to know, I'm not interested, yeah, so that is apathy। जैसे राजनेताओं को गरीबों की जरूरतों के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, politicians should not be apathetic towards the need of the poor, politicians should not be apathetic, apathy is the noun form and the apathetic is the adjective, so politicians should not be apathetic towards the needs of the poor। Oh man, I have no feeling for you, means I am apathetic towards you, I don't care, I really don't care। नेक्स्ट देखो इन्होंने मेडल जीत लिया, अटेन कर लिया मीन्स मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने मैम अचीव कर लिया, यस मैम नाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, यस आई हैव अचीव्ड इट, आई हैव अटेन्ड इट, आई हैव अकम्प्लिश्ड इट, आई हैव ऑब्टेन्ड इट। तो अचीव कर लेना, अकम्प्लिश, ACCOMPLISH, ऑब्टेन मीन्स उसने वह हासिल कर लिया जो वह चाहती थी, तो उसने वो हासिल कर लिया जो वो करना चाहती थी, मीन शी हैज अटेन्ड व्हाट शी डिजायर्ड फॉर, डिजायर मतलब इच्छा थी उसकी, तो उसने उसको अचीव कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया जिसकी उसकी इच्छा थी, तो शी हैज अटेन्ड व्हाट शी डिजायर्ड फॉर। अटेन करना मीन्स प्राप्त करना, अचीव करना, अकम्प्लिश करना, ऑब्टेन करना। नेक्स्ट क्या है अपलॉज। अपलॉज का मतलब होता है तालियां बजाना, अपलॉज का मतलब होता है ताली बजाना, मीन्स किसी की वाहवाही करना, प्रशंसा करना,
अपलॉज, तालियां। जैसे आप लोग जब अगर आप लोग मूवी सॉरी अवार्ड शोज देखते हो तो वहां पे ये शब्द होस्ट के द्वारा ये शब्द जनरली सुना जाता है, अपलॉज। सो अपलॉज का मतलब होता है तालियां बजाना, गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में प्लीज स्वागत कीजिए। सो क्लैप करना, विसल करना मीन सीटी बजाना। जैसे आइए हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए, आइए हमारे प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। आप अगर अवार्ड शोज वगैरह देखते हो, लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द श्रीदेवी। अब तो श्रीदेवी जी हमारे बीच में नहीं है, बट like she is one of the finest actors I have ever seen in my life and I will always admire her। एंड लाइक अगर वो उस समय पे होती, लाइक रेखा जी इज ऑल्सो, लाइक अगर मान लो रेखा जी को कोई अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है एंड देन वी कैन से लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर रेखा जी। दैट मीन्स आइए रेखा जी के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। दैट मीन्स लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज मीन्स तालियां, उनकी प्रशंसा करना, हम ताली बजा के उनको चीयर अप कर रहे हैं, है ना। तो चीयर अप करना, क्लैप करना, विसिल करना। एलिमनी, ओ माय गॉड, अब इतना पॉजिटिव शब्द था, अब इतना नेगेटिव शब्द आ गया, ओहो हो। एलिमनी, व्हाट इज एलिमनी? एलिमनी एक्चुअली उसको कहते हैं जब जब पति और पत्नी के बीच में जब संबंध अच्छा नहीं है, अब उनकी बात आ गई भैया कि अब हम एक साथ में नहीं रह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेट्स हैव अ डाइवोर्स। चलिए भैया तलाक ले लेते हैं। तो तलाक लेने के टाइम पे तो जो वैसे तो जनरली पत्नियां ये चीज करती हैं, बट पति का भी इक्वली अधिकार है कि अगर जो इंसान उसमें से कमा रहा है, ठीक है, पति या पत्नी में से जो भी कमा रहा है, अगर अब वो दोनों अलग हो जाएंगे तो जो फिर उस दूसरा इंसान जो कमा नहीं रहा है उसको तो पैसा चाहिए भैया जिंदा रहने के लिए। तो उसका जो पैसा दिया जाएगा, जो हस्बैंड या वाइफ अब जो दूसरे वाले को पैसा देगा, उसी को हम एलिमनी कहते हैं, यानी स्पाउसल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करना है भाई, स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ। तो अगर जनरली वाइफ्स ऐसा होता है ज्यादातर, सपोर्ट अमाउंट हमें चाहिए जीने के लिए, लाइवलीहुड। तो भैया अब हम तुम्हारे साथ शादी किए, इतना सारा समय हम तुमको दिए, तुम्हारी तो तरक्की हो गई, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, तो भाई हमारे भी निर्वाह के लिए हमें कुछ तो पैसा चाहिए। और वही शादी के बाद में जो पैसा बीवी या आदमी जो मांगता है उसको हम एलिमनी कहते हैं। देखिए ये ऐसी अफवाह थी कि जो ये सुजैन खान है, जो ऋतिक रोशन की जो एक्स वाइफ हैं, कि उन्होंने गुजारा भत्ता के तो भत्ता, ये गुजारा भत्ता ही आपका एलिमनी होता है, गुजारा भत्ता के तौर पर 400 करोड़ रुपए की मांग की थी। सो अफवाह मीन्स रूमर्ड। So it was rumored that Suzanne Khan demanded 400 crore as alimony. It was rumored that Suzanne Khan demanded 400 crore as alimony. एलिमनी में समझ में आ गया, जब पति या पत्नी के बीच तलाक हो रहा है तो जो बंदा कमा नहीं रहा है उसको दूसरा वाला पर्सन पैसा ला के देगा कि भैया हमको पैसा दो ताकि हम जिंदा रह सकें, एंड दैट इज कॉल्ड एलिमनी। नेक्स्ट देखो क्या दिखाई दे रहा है तुमको, सारे एक जैसे ही ड्रेस पहन के बैठे हैं, तो डेफिनेटली सब स्कूल के ही बालक हैं और ये उनके टीचर हैं। तो ये होता है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब ये होता है कि वो हमारा स्कूल या कॉलेज जहाँ पर हमने हमारी पढ़ाई की होती है, जैसे हम सबके अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं, उसको हम लोग अल्मा मैटर कहते हैं। जैसे दिस इज माई ओन स्कूल, लाइक डीएवी पब्लिक स्कूल जसोला बिहार इज माई अल्मा मैटर। तो मैंने अपनी जो अपनी बेसिक जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है फ्रॉम क्लास 6 to 12 I have completed from this school only, and this is one of my favorite memories are from this part only. So DAV Public School Jasola Bihar, now tell me this is in which part of the India? I am definitely sure जान गए होगे Jasola Bihar कहाँ पे है। So DAV Public School Jasola Bihar is my alma mater, means this is my school, okay? And now I hope you done understand. Next word is altar. Mark the spelling altar, ALTAR। अल्टर का मतलब होता है वेदी। वेदी का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर हिंदूज की बात करें तो एक भगवान होते हैं, फिर एक मतलब आपका एक चौकी होती है जिसपे हम उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं,
उसको भी हम अल्टर कहते हैं। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो जहाँ पे गॉड होते हैं तो एक ऊंचा उठा हुआ पोर्शन होता है, लाइक दिस इज द पोर्शन, और यहाँ पे फिर आपके जो बाकी लोग होते हैं इस पोर्शन को भी हम लोग अल्टर कहते हैं। लाइक टेबल, एलिवेशन ऑफ और ऑफरिंग। ऑफरिंग मीन्स जहाँ पे हम अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। लाइक अगर आप क्रिश्चियन हैं एंड यू कैन से मुझे आपके साथ वेदी पर जाना अच्छा लगेगा, मीन्स आई वुड लव टू गो टू द अल्टर विद यू। इसका मतलब हो गया कि मैं आपके, मतलब इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि आप उनको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज, कि आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे देखो, अब आप किसी के साथ में अगर यहाँ पे जैसे क्रिश्चियंस वेडिंग की बात करें तो ऑल्टर पे जाने का मतलब होता है उनसे शादी करना। सो आई वुड लव टू गो टू द ऑल्टर विद यू। ठीक है, तो ये हो गया। सॉरी, इसका होता है अल्टर, इसका प्रोनाउंसिएशन अल्टर होता है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये अल्टर है, ऑल्टर एक डिफरेंट है। ये ऑल्टर है, वो अल्टर है, अल्टर अल्टर, और ये ऑल्टर है, ऑल्टर ऑल्टर। ऑल्टर करने का मतलब होता है जैसे कि मान लो ये ड्रेस है, अब यार हमको फिट नहीं हो रही है, तो अब हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो होता है ऑल्टर। ऑल्टर करना मीन्स उसमें बदलाव करना, चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना, दैट इज ऑल्टर। और अल्टर, ALTAR इज द पोर्शन, दैट इज द वेदी जिसको हम बोलते हैं, द एलिवेटेड पोर्शन फॉर द ऑफरिंग। अब जैसे मैंने अपनी योजना बदल दी, अब मैं 17 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को जाऊंगा। आई हैव ऑल्टर्ड माई प्लान, नाउ आई विल गो ऑन 15th of January इंस्टेड ऑफ 17th of January। ऑल्टर मीन्स चेंज। लेट्स हैव सम ऑल्ट्रेशन, लाइक थोड़ा बदलाव करते हैं। ऑल्ट्रेशन मीन्स बदलाव, चेंज। देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें खोली हैं, सोचो क्या होगा शब्द अवेयर। आंखें खोल खोल के वो अवेयर है, जागरूक है। तो अवेयर होने का मतलब क्या होता है? जागरूक होना। अवेयर होना मीन्स जागरूक होना, कॉशियस होना मीन्स। अच्छा, इसके 2 सिनोनिम्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अवेयर का और एक सेंटेंस। ये आपका होमवर्क है। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, कितना टाइम लगेगा। चलो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका BPI स्पोकन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and then do visit the channel. You will find something new and exciting. And if you have any suggestion, if you want to say anything, please feel free. You can comment down, or if you want to join me, you can join the Telegram. The link is in the description box, and you can see, just type the BPI spoken and you will find there the Telegram channel also. तो अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग वोकैबुलरी। vocab is very important for each and every person. So let's start. and ये जो सीरीज है इसमें हम लोग A की vocabulary करते हैं, लेटर A। तो आज का हमारा जो पहला शब्द है दैट इज एम्बेसडर। एम्बेसडर का मीनिंग होता है राजदूत। एम्बेसडर का मीनिंग होता है राजदूत। जैसे स्पेलिंग्स में एरर होता है तो उसके लिए हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक हम लोग ये शब्द एम्बेसडर पढ़ रहे हैं, सो MBASSADOR, एम्बेस, फिर BASS, या फिर ऐसे लगा लो AMB, फिर ASSA और फिर DOR, एम्बेसडर। इसी चीज को 2-3 बार लिखो, लर्न करो। आपको स्पेलिंग्स भी साथ में लर्न करते हुए चलना है। एम्बेसडर कौन होते हैं? जो राजदूत होते हैं। राजदूत किसको कहते हैं? जो अपनी कंट्री को दूसरे प्लेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। तो अ पर्सन हु रिप्रेजेंट, जो अपनी कंट्री को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अपनी कंट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, उनको हम लोग एम्बेसडर यानी राजदूत कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अभी तो नहीं है। और
ये आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे तरणजीत सिंह संधू। ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। तो हम क्या कहेंगे लाइक तरणजीत सिंह संधू इज द इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका। तो ये इंडियन एम्बेसडर हैं, मीन्स ये इंडिया के राजदूत हैं जो इस समय अमेरिका में है, मतलब ये अमेरिका में हमारी इन कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि ही इज द इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका। सो एम्बेसडर EAMBASSADOR, एम्बेसडर मीन्स राजदूत, और राजदूत वो होते हैं जो अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, आप इनको जानते ही होंगे अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है। एंड देन यू कैन सी द एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस को देखने से पहले आप इन पर्सन को देखिए, ये दोनों हाथों से लिख रहे हैं। तो एम्बी का मतलब होता है बोथ एंड डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। तो एम्बीडेक्स्ट्रस वो होते हैं जो दोनों हाथों से लिखने में स्किलफुल होते हैं, उनको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, जो दोनों हाथों से लिखने में स्किलफुल होते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं? इवन इफ योर फ्रेंड हु इज एबल टू राइट विद हिज बोथ हैंड्स, देन यू कैन कॉल योर फ्रेंड दैट ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस। मीन्स पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। मीन्स जैसे हम कहते हैं लाइक सपोज आई एम राइट हैंडेड पर्सन एंड देन मैं भी लिख सकती हूँ उल्टे हाथ से, बट वो लिखना एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही बना दिया, जैसे हम राइट हैंड से कैपेबल होते हैं उतना ही अच्छा हम लेफ्ट हैंड से लिखें। मीन्स पता ही ना चले कि राइट का है कि लेफ्ट का है, एंड दैट इज एम्बीडेक्स, और दोनों को सेम स्पीड के साथ जब हम लिख सकते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। जैसे 3 इडियट फिल्म का ये एक कैरेक्टर है जिन्होंने वायरस का कैरेक्टर प्ले किया था। तो 3 इडियट फिल्म में वायरस उभय हस्त कुशल था, मीन्स वायरस वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस इन 3 इडियट मूवी। तो ये जो थे ये वहाँ पे वायरस इनका नाम था और ये एम्बीडेक्स्ट्रस थे, मीन्स ही वॉज एबल टू राइट विद हिज बोथ हैंड्स एंड दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स अ पर्सन हु इज एबल टू यूज हिज बोथ हैंड इक्वली। तो जो अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके लिखने में, काम करने में, उनको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। और अगर इस शब्द एम्बी को देखा जाए तो एम्बी का अपने मतलब ही बोथ हो जाता है, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। ये हम आगे चल के इसको अलग से कवर करेंगे। नाउ फ्रॉम पिक्चर ओनली यू कैन सी लाइक ये हमारे आइंस्टाइन हैं। इन्होंने हमें बहुत सारी ग्रेविटी वगैरह के लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एप्पल का जो था वो सब लोग जानते हैं, जो इन्होंने ही हमें बताया था, है ना। तो अब यहाँ पे देखें एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत मुश्किल हो, जिसको समझ पाना बहुत हार्ड हो, मीन्स जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझ पाना बहुत कठिन हो। मीन्स समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट इज वेरी हार्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जो आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो एब्स्ट्रूज मीन्स डिफिकल्ट। सो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी एब्स्ट्रूज, मीन्स दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो एब्स्ट्रूज देखो, नाउ यू कैन से मैम व्हाई टू लर्न एब्स्ट्रूज इफ आई नो दैट इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रूज आई कैन यूज डिफिकल्ट। डेफिनेटली यू कैन यूज डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट एक मेमोरी में ऑलरेडी फीड है, तो नया नहीं फीड करेंगे क्या? ऑब्वियसली वी नीड सम न्यू वर्ड्स एंड यू नीड टू गिव योर ब्रेन। जैसे हम खाना खाते हैं डेली हमें चाहिए, वैसे हमारे ब्रेन को भी हमें अच्छे शब्द, अच्छी चीज़ें डेली देते रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रूज यूज़ किया है, आप हार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रूज इज रिलेटेड टू हार्ड है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, एंड दैट इज एब्स्ट्रूज। यू हैव टू गिव मी 1 सेंटेंस इन द कॉमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्कोलेड। एक्कोलेड, ACCOLADE। आप देख सकते हैं ये हमारे प्यारे APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको यहाँ पे भारत रत्न दिया जा रहा है। तो एक्कोलेड का मतलब होता है मान, सम्मान, प्रशंसा, है ना, अवार्ड हो गया, प्रेज हो गया, एंड दैट इज एक्कोलेड। तो उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो हम अगर कहें कि उन्हें अपने क्षेत्र की सर्वोच्च प्रशंसा प्राप्त हुई, तो वी कैन से ही रिसीव्ड द अल्टीमेट एक्कोलेड ऑफ हिज फील्ड। एक्कोलेड मीन्स मान, सम्मान, प्रशंसा, एंड दैट इज एक्कोलेड। एक्कोलेड मतलब मान, सम्मान, प्रशंसा। आप जानते हैं इन दोनों का पास्ट में एक रिलेशनशिप रहा था, और
वर्ब जब रिलेशनशिप खत्म होता है जनरली, तो वो एक अच्छे नोट पे तो नहीं होता है, जनरली खराब ही चीजें हो जाती हैं। एंड दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब ये होता है जब कोई चीज बहुत कड़वाहट से भरी हुई होती है, बहुत रूखी है, कटु है, जिसके अंदर बहुत गुस्सा हो, एंगर हो, बिटरनेस हो, उसको हम लोग एक्रीमोनियस यानी जो कड़वाहट से भरा हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं। तो रूखा, कटु, जैसे उनके रिश्ते का अंत कटुतापूर्ण तरीके से हुआ, तो देयर रिलेशनशिप एंडेड इन एन एक्रीमोनियस वे। एक्रीमोनियस इज योर एडजेक्टिव एंड नाउ आई हैव यूज्ड इट बिफोर नाउन। तो acrimonious means something that is very harsh, something that is not pleasant, something that is unpleasant, resentment, anger, and that is your acrimonious means ऐसी कोई चीज जो अच्छी ना हो, बहुत रूखी हो, बहुत कटु हो, बहुत बेकार हो, कड़वी हो, जिसमें कड़वाहट भरी हुई हो। एंड सो देयर रिलेशनशिप एंडेड इन एन एक्रीमोनियस वे। नेक्स्ट नाउ यू कैन सी हमारा प्यारा सा बंदर एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। एजाइल, एजाइल मतलब फुर्तीला। फुर्तीला हम दो सेंस में, हम फिजिकली भी बहुत एक्टिव हैं, हम उसको भी एजाइल कहते हैं। और जब हमारा ब्रेन भी बहुत फुर्तीला होता है, हमारा ब्रेन भी बहुत शार्प है, अगर आप अपने ब्रेन के साथ में यूज करेंगे उसका प्रॉपर ढंग से तो आपका ब्रेन भी शार्प होगा, उसको भी हम लोग एजाइल, फुर्तीला कहते हैं। तो फिजिकली भी हो सकते हैं आप फुर्तीले, और आप ब्रेन के हिसाब से भी बहुत फुर्तीले हो सकते हैं। मीन्स बंदर बहुत फुर्तीले और चतुर होते हैं। सो मंकीज आर वेरी एजाइल एंड क्लेवर। और हमारा दिमाग भी बहुत तेज हो सकता है, लाइक उसका दिमाग तेज है, मीन्स ही हैज एन एजाइल ब्रेन। एजाइल ब्रेन मतलब वेरी शार्प ब्रेन। एजाइल का मतलब क्या होता है, बहुत तेज दिमाग वाला। एजाइल मतलब बहुत फुर्तीला, बहुत तेज है, एकदम अच्छे से चीजें समझ जाता है, जल्दी से दिमाग चलता है। और अगर बॉडी के हिसाब से एजाइल का मतलब होता है जब आपकी बहुत चुस्त और दुस्त हो, तो एकदम मस्त हो, एकदम बहुत काम करने में आप बहुत फास्ट हो, उसको भी हम लोग एजाइल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ओ बच्ची बीमार है। अब एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। मतलब मान लो कि आपको सपोज भगवान ना करे, बट अगर फिर भी आपको फीवर है और आप कह रहे मैम आई हैव एक्यूट फीवर, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है। इफ यू हैव एक्यूट हेडेक, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। तो एक्यूट का मतलब होता है जिसकी इंटेंसिटी, तीव्रता जिसकी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं। मीन्स वेरी सीरियस, वेरी शार्प। जैसे उसे गंभीर बीमारी है, माई गॉड शी इज सो क्यूट। एंड यहाँ पे मान लो ये गर्ल है, अगर बॉय है तो बॉय होता तो ही है, नहीं तो गर्ल है हमारी प्यारी सी तो शी हो जाएगा। शी हैज एक्यूट इलनेस। अगर हम जैसे कहें ना उसकी नजर बहुत तेज है, नजर बहुत तेज है उसकी, तो नजर बहुत तेज है को क्या बोल सकते हैं, शी हैज एक्यूट आई साइट। नजर मतलब आई साइट, और बहुत तेज नजर है उसकी, उसकी नजरों से कुछ नहीं बच पाता है, तो शी हैज एक्यूट आई साइट। देखो यहाँ पे कितना गंदा सा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, साइकिल वाइकिल भी पलट दी है ना। हाँ देखो अब ये शब्द एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। एप्रोप्रिएट मतलब उचित, उपयुक्त। लेकिन अब क्या ये बिहेवियर एप्रोप्रिएट है, नहीं, तो इसको बोलेंगे इन एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मीन सूटेबल है, प्रॉपर है, उचित है ना। और उसका आपका व्यवहार उचित नहीं था, तो इसको क्या बोलेंगे, योर बिहेवियर वॉज नॉट एप्रोप्रिएट। योर बिहेवियर वॉज नॉट एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट मतलब उचित होना, सही होना, करेक्ट होना, सूटेबल होना। योर लैंग्वेज इज नॉट एप्रोप्रिएट, सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आपकी जो भाषा है वो उचित नहीं है, तो प्लीज अपनी भाषा पे ध्यान दें। तो योर लैंग्वेज इज नॉट एप्रोप्रिएट, सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये हो गया एप्रोप्रिएट। यार आई रियली डोंट लाइक हर ड्रेस, हर ड्रेस इज नॉट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। मुझे उसकी ड्रेस वाकई में पसंद नहीं आई, उसकी ड्रेस ओकेजन के हिसाब से अच्छी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। समटाइम हम ओवर ड्रेस्ड हो जाते हैं, समटाइम हम लोग अंडर ड्रेस होते हैं। सो इफ यू आर नॉट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट मीन्स यू आर नॉट सुटेबल टू दैट प्लेस। दैट इज एप्रोप्रिएट इज रिलेटेड टू द उचित होना, सुटेबल होना, प्रॉपर होना। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं कितना सारा पक्षी है यहाँ पे, बहुत सारा है। इसको हम लोग बोलते हैं अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब ये होता है प्रचुर मात्रा में। जब आपके पास में कोई भी चीज बहुत सारी है, भरपूर है, उसको हम लोग अबंडेंट यानी कोपियस एंड ह्यूज एंड लार्ज इन अमाउंट भी कहते हैं। जैसे कि
यह जंगल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पक्षी है। तो लाइक इट इज द अबंडेंट बर्ड फाउंड इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे ये इसमें छिप गया है, नहीं नहीं है यहाँ पे। इट इज द मोस्ट अबंडेंट बर्ड इन द फॉरेस्ट। इट इज द मोस्ट अबंडेंट बर्ड इन द फॉरेस्ट मतलब ये जंगल का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पक्षी है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अबंडेंट। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपने ये सारे शब्द देख लिए होंगे, कोई इशू नहीं है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैम हमें ये प्रॉब्लम है। आप स्पेलिंग्स को भी इनके साथ में लर्न करते हुए चलो। और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। छोटी छोटी वीडियो हैं ताकि आप इसे बस देखो, दिन में 3-4 बार इसको लर्न करो एंड देन जस्ट यूज इट इन योर सेंटेंसेज एंड यू आर डन। सो नाउ टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग वोकैबुलरी को लेके काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे मैं स्ट्रिक्ट हूँ कि हमें अच्छी वोकैबुलरी आनी चाहिए। बिकॉज अगर आपने एक बार सेंटेंस की फ्रेमिंग सीख ली, आपने बेसिक ग्रामर की चीज़ें कवर कर ली हैं, अब जब बोलने की बारी आती है so we are very much limited because we don't know new words, how to use them. Even if we know them, then we don't know how to use them. And both the things are very much important, the application and the usage. Both the things are important. तो यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी को लेके 2 क्लासेस चल रही हैं। एक होती है डेली बेस्ड वोकैबुलरी एंड दूसरी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अभी हमारा ए चल रहा है। ए में आई थिंक ये 5 या 6 नंबर की क्लास है। आपने अगर पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए। और क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, सीखना सब कुछ नहीं होता है। ये 10-12 मिनट की क्लास होती है, बट अगर इसी क्लास को आप 3-4 बार देखिए, अलग अलग दिन पे देखिए और फिर उन शब्दों को अपनी लाइफ में यूज़ करिए, तभी आप एक वास्तविक लर्नर हैं। अदरवाइज आप सिर्फ यूट्यूबर हैं, आप सिर्फ वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और ये क्लास है, कोई अलग नहीं है कि आपने देखा और ख़त्म कर दिया। ये मूवी नहीं है, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी जैसे कि फर्स्ट वर्ड है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर। तो एक शब्द होता है हाइड्रोफोबिया, उसका मतलब भी वाटर से ही डर है। बट एक्वाफोबिया एक कोई बीमारी नहीं होती है। जब हमें जनरली बस पानी से डर लगता है, मीन्स वैसे डर नहीं लगता, ये मान लो ये पानी है, मुझे इससे डर नहीं लग रहा है। बट जैसे कि आपको गहराई में जाने में डर लगता है, पानी जैसे समुद्र है, नदी है, तालाब है, जो गहरी चीजें हैं वहां हमें पानी से डर लगता है, उसको एक्वाफोबिया कहते हैं। बट ये जैसे ये है, ये वाटर है, इससे थोड़ी डर लगेगा। बट एक हाइड्रोफोबिया को, हमारा जो रेबीज के पेशेंट होते हैं उनको हाइड्रोफोबिया जनरली हो जाता है क्योंकि उनके यहाँ पे गले में प्रॉब्लम होती है और जिसके कारण वो जो वायरस है वो ब्रेन पे असर डालता है। तो ऐसे लगने लगता है कि पेशेंट को पानी से डर लगने लगा है, वो उसको हाइड्रोफोबिया जनरली कहते हैं। बात दोनों में पानी से डर है, बट वो बीमारी को दर्शाता है जो हाइड्रोफोबिया है। और एक्वाफोबिया एक नॉर्मल हो जाता है जब ये एक हमें बीमारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक गहराई के पानी में गहराई पे जाने में हमें डर लगता है, उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया, मीन्स फियर ऑफ वाटर। जैसे उसे तैराकी के लिए मजबूर ना करें, उसे पानी से डर है। तो डोंट फोर्स हर फॉर स्विमिंग, शी हैज एक्वाफोबिया। लाइक आप कह रहे हैं प्लीज मुझे तैरने के लिए फोर्स ना करें, मुझे पानी से डर लगता है, दैट मीन्स मुझे गहरे पानी से डर लगता है। तो प्लीज डोंट फोर्स मी फॉर स्विमिंग, आई हैव एक्वाफोबिया, मीन्स मुझे गहरे पानी में जाने से डर लगता है एंड दैट इज एक्वाफोबिया। आप देख सकते हैं ये गर्ल है, ये कोई पानी है, मान लो स्विमिंग पूल है, उसमें ये कितना डरी हुई है, दैट इज एक्वाफोबिया। यू हैव टू स्पीक द वर्ड, यू हैव टू यूज इट। अगर आप सिर्फ सुन लिए ईयरफोन में और आपको लगता है आपको आ जाएगा, आई एम सॉरी, आपको नहीं आएगा। आप कितना भी नंबर ऑफ वीडियोस देख लीजिए, कम देखना है। आज इसी वीडियो को देखो, मल्टीपल टाइम इसी को रिवाइज करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इज इट डन? जब हमें पानी से डर लगता है, दैट्स इज नॉट अ इलनेस, ये एक हमारा एक नॉर्मली हमें डर हो जाता है गहरे पानी में जाने से, दैट इज एक्वाफोबिया। और जो रेबीज के कारण में जो होता है दैट इज हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा वाटर से ही जुड़ा हुआ है
एंड दैट इज एक्वा। एक्वा मतलब वाटर हो गया। तो पानी में रहने वाले जंतु कौन है? हमारी मछलियां। तो एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स मछली घर, जहाँ पे हमारी मछली रहती हैं। देखो ये एक्वेरियम है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? फिश टैंक। इसको हम लोग फिश टैंक भी कह सकते हैं। ये सपोज करिए आप शॉप पे गए हैं, आपने कहा मुझे बड़े आकार का एक्वेरियम चाहिए, मीन्स आई वॉन्ट अ बिग साइज एक्वेरियम। इज इट क्लियर? सो एक्वेरियम मीन्स आपका जो फिश टैंक होता है उसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी शब्द नया सुनते हैं pronounce it correctly and at the same time learn the spelling also. This is very much important and use it in your own sentences. Is it clear? So the first word was aquaphobia and the second word is aquarium. Is done? The third, अब हमारा आज का थर्ड वर्ड क्या है? apprehensive. थर्ड वर्ड क्या है हमारा? apprehensive. तो apprehensive, APPREHENSIVE, apprehensive. तो apprehensive का मतलब क्या हो जाता है? जब हम भयभीत होते हैं, मीन्स जब हम लोग डरे हुए होते हैं, तो उसको हम लोग एप्रीहेंसिव कहते हैं। जैसे सिनोनिम्स हो जाते हैं एनेक्शियस, वरीड, स्ट्रेस्ड। तो ये हमारा एप्रीहेंसिव कहलाता है। एनेक्शियस आप चिंतित होना, वरीड होना कि आगे क्या होने वाला है, उसको लेके जब हमें टेंशन्स होती हैं तो उसको हम लोग एनेक्शियस हैं, वरीड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो उसको हम लोग एप्रीहेंसिव कहते हैं। मीन्स मैं अपनी परीक्षा को लेके भयभीत हूँ, मीन्स आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई एग्जाम। आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई एग्जाम। देख रहे हो आप नेल बाइटिंग कर रहे हैं जब हम लोग वरीड होते हैं, तो दैट मीन्स आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट माई एग्जाम। आई एम एनेक्शियस, आई एम वरीड, आई एम कंसर्न्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, and these are the synonym of this word. Spelling is APPREHENSIVE. अब नाउ आप इनकी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। ओ माई गॉड, हाउ हाउ ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस हैपन? अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स एकदम आश्चर्यचकित रह जाना, अचंभित हो जाना। जैसे एस्टोनिश्ड, ओ माई गॉड आई एम एस्टोनिश्ड। सरप्राइज, आई एम स्टन मैन, आई एम स्टन, आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड टू से। अमेज्ड होना मीन्स आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। एस्टोनिश, सरप्राइज, स्टन मीन्स मैं आपके अंकों से आश्चर्यचकित हूँ। माई गॉड, सच में ये तुम्हारे मार्क्स हैं, ये तुम्हारी इंप्रूवमेंट है। आई एम सो अमेज्ड, आई एम अमेज्ड बाय योर मार्क्स, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम एस्टोनिश्ड। तो ये हो जाता है हमारा अमेज, आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। ये बंदा कैसा है? एकदम गुस्से में लग रहा है, एकदम झगड़ालू किस्म का है, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यू करना मीन्स बहस करना। सो आर्ग्यूमेंटेटिव किसी पर्सन को अगर हमें बोलना है, क्योंकि IVE लग के शब्द एडजेक्टिव हो जाता है, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि वो झगड़ालू है, तो हम उसको बोलेंगे ही इज वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव। डोंट बी सो आर्ग्यूमेंटेटिव, इतना झगड़ालू होने की जरूरत नहीं है। मीन्स कॉम्बैक्टिव, अग्रेसिव, इतना झगड़ालू मत बनो। डोंट बी सो आर्ग्यूमेंटेटिव, डोंट बी सो कॉम्बैक्टिव, डोंट बी सो अग्रेसिव, एंड ऑल दीज आर द सिनोनिम ऑफ द सेम वर्ड। आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव मीन झगड़ालू, बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला जो बंदा होता है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंटेटिव कहेंगे। ओ माई गॉड, आई थिंक कल वैलेंटाइन डे है एंड आई विश यू ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंड भैया पढ़ाई करते रहना, ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो टुडेज वर्ड इज अडोर। आप चाहो तो अपनी वाली को या अपने वाले को यह लाइन बोल सकते हो, आई अडोर यू। जैसे यहाँ पे लड़का लड़की को रोज दे रहा है, ओ माई गॉड आई अडोर यू। अडोर करना मीन्स जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये लाइकिंग के एक स्टेज आगे हो जाती है, लाइक के ऊपर चला जाता है अडोर। तो अडोर कह सकते हैं, इट्स लाइक अ लव। किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, उसको हम लोग अडोर कहते हैं, और उसको हम लोग डॉट ऑन भी कहते हैं। तो आप जैसे क्या कह सकते हैं, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं हर पल से प्यार करता हूँ। माई गॉड, दिस इज सो रोमांटिक लाइन, जस्ट कॉपी इट एंड लाइक पेस्ट समवेयर। आई अडोर एवरी मोमेंट वेन एवर आई एम विद यू। तो मैं हर एक पल से प्यार करता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। आय हाय हाय, क्या लाइन है, देख रहे हो? अडोर, अडोर मीन्स आई अडोर यू माई बेबी। आप कह सकते हो अपनी बेबी को, जस्ट से इट। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेटर। हाँ भैया ध्यान से रखना कि किसी मध्यस्थ की जरूरत ना पड़े आपको। पहले तो बड़ा प्यार प्यार किया, अब इतना झगड़ा कर रहे हो कि एक मध्यस्थ लाना पड़ा हमें। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कौन होता है? मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ मतलब जो
जब झगड़ा वगड़ा कर लिए हो तो आपकी सुलह करवाने के लिए, सेटलमेंट करवाने के लिए जो तीसरा पर्सन होता है वो हमारा आर्बिट्रेटर कहलाता है। जैसे कि जज हो जाते हैं, ये आर्बिट्रेटर हैं, दो पार्टीज होती हैं, उनके केस को सॉल्व करवाते हैं। आपका मीडिएटर हो जाता है, आर्बिटर हो जाता है। आर्बिट्रेटर एंड आर्बिटर बोथ आर द सेम वर्ड्स, मीडिएटर, जज, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। जैसे आप देख सकते हैं ये पार्टी ए, पार्टी बी, और इन दोनों को सेटलमेंट कौन करवा रहे हैं, ये। तो मान लो ये जज हैं, इनको आर्बिट्रेटर हम लोग कहेंगे। जैसे कि एक न्यायाधीश को एक मध्यस्थ होता है, सो अ जज इज एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर मीन्स मध्यस्थ, जज। नेक्स्ट भाई साहब, ये भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, तो गुस्से वाला था आर्ग्यूमेंटेटिव, ये इसको ऑपोजिट है अपीज करना। अपीज करना मीन्स किसी को शांत करना, रिलैक्स करना, काम डाउन करना। तो ये भाई बहुत गुस्से में है, तो सिनोनिम क्या हो जाते हैं इसको, सूद, पेसिफायर, रिलीव, कंफर्ट, है ना, वो हो जाएगा हमारा अपीज। जैसे हमने नाराज लड़के को मनाया, बड़ा नाराज सा लड़का है, उसको हमने मनाया, तो हम कह सकते थे वी अपीज्ड द, अगर झगड़ालू लड़के को मनाया तो हम कह सकते थे वी अपीज्ड द आर्ग्यूमेंटेटिव बॉय। इज इट डन? अपीज करना मीन्स किसी को शांत करना, रिलैक्स करना, उसको उसको ठंडा करना, भैया शांत हो जाओ, सब ठीक है। नेक्स्ट हमारी दादी हमको कहानी सुना रही है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी छोटी सी जो किस्से कहानियां होती हैं, उसको हम लोग एनेक्डोट कहते हैं। सिनोनिम हो जाता है स्टोरी, टेल मीन्स कहानी, इंसिडेंट। जैसे जैसे मेरे बड़े पापा, तो वो जनरली कहानियां सुनाया करते थे कि खेत में ये हुआ वो हुआ, तो उसको हम लोग एनेक्डोट कहते हैं। तो एनेक्डोट मतलब एक छोटी छोटी किस्से कहानियां जो होती हैं उसको हम कहते हैं। दादी ने हमें अपने समय का किस्सा सुनाया मीन्स ग्रैंड मदर टोल्ड अस द एनेक्डोट ऑफ हर टाइम। क्लियर है? देखो बड़ी प्यारी सी दादी हैं और स्टोरी सुना रही हैं, तो लाइक, तो ग्रैंड मदर टोल्ड अस द एनेक्डोट ऑफ हर टाइम। नेक्स्ट क्या है हमारा, एमिनिटी। एमिनिटी का मतलब होता है फैसिलिटीज, हमारी सुख सुविधाएं, तो वो हो जाता है एमिनिटी मीन्स फैसिलिटी, सर्विस, फीचर, ये हमारा एमिनिटी कहलाता है। मीन्स अगर आप किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि बेसिक अम्यूनिटीज हमें वहाँ पे ये अवेलेबल होनी चाहिए। लाइक देयर शुड बी पावर बैकअप का, ग्रीनरी होना चाहिए, हेल्थी सराउंडिंग्स, सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, प्राइवेट जिम, एम्पी थिएटर, तो थोड़ा कम होता है ये वाला। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेस होना चाहिए, हमारा लॉजिस्टिक्स, हमारे जो सामान हैं उनके लिए जगह होनी चाहिए, मतलब व्हीकल्स वगैरह के लिए एक्सेसिबिलिटी। तो दीज आर द एम्यूनिटीज मीन्स दीज आर द फैसिलिटीज। तो आप कह सकते हैं इस प्लेस में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो व्हाट टाइप ऑफ एम्यूनिटीज आर अवेलेबल इन दिस प्लेस। जैसे मैंने कहा यह संपत्ति कई सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। So this property is available with many amenities means facilities. Amenity मतलब फैसिलिटी हो जाता है हमारा, और जैसे इसका सिनोनिम हो गया फैसिलिटी, सर्विस, फीचर, उसकी क्वालिटीज। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब आप देखोगे कितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये आपको आएंगे तो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो एम्यूनिटीज क्या होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं। अच्छा, एक और उसके बाद में हमने कई सारे शब्द किए, आई होप आप उनको फटाफट से रिवाइज करेंगे। आज का आपका टारगेट ये है कि आप मुझे इन 10 के 10 सेंटेंस में से मिनिमम 5 सेंटेंसेस आप मुझे अपने बनाकर कमेंट सेक्शन में नोट डाउन, मुझे आप मतलब कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लेटर ए की जो आगे वाली पार्ट है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक उस बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अच्छे से उनको देखें। वोकैबुलरी को आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो हमारा पहला शब्द है एविडिटी। एविडिटी का मतलब क्या होता है? एविडिटी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, और इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्सुकता। एविडिटी मतलब जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी काम को करने को लेके, आप बहुत उत्सुक हैं। क्योंकि ये नाउन है इसीलिए इसमें एक्साइटेड नहीं, एक्साइटमेंट होगा, ईगरनेस रहेगा, एंथुजियाज्म, कीननेस मीन्स व्हेन यू आर सो इंटरेस्टेड कि आप उस काम को करने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, तो उसको हम एविडिटी कहते हैं। जैसे
वह रोमांटिक कहानियाँ चाव से पढ़ता है। सो ही रीड्स रोमांटिक स्टोरीज विद एविडिटी। आप मुझे बताइए आपको किस प्रकार की स्टोरीज पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, किस प्रकार की स्टोरीज को आप एंथुजियाज्म के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में रीड करते हैं। ओके, सो आई होप आपके समझ में आया होगा। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो लाइक शी इज सो एक्साइटेड। तो द नेक्स्ट वर्ड इज एविसाइड। एविसाइड में जो रूट है AVI, इसका मतलब होता है बर्ड्स, और CIDE का मतलब होता है किल करना। जैसे सुसाइड, सुसाइड में खुद को ही इंसान मार लेता है। सो एविसाइड में जब पक्षियों को मारा जाता है, and that is known as avicide. Avicide is a substance that is used to kill birds. So killing of birds is known as avicide. Let's see example. So किसान पक्षियों को मारने के लिए अपने खेतों में कीटनाशक फैलाते हैं। So farmers spread avicide in their fields to kill birds. तो birds को kill करने के लिए जिस substance का use किया जाता है, and that substance is known as avicide. द नेक्स्ट वर्ड इज एवियरी। एवियरी में भी अगेन आप देख सकते हैं AVI है। एवी का मतलब वर्ड्स ही होता है। सो एवियरी आपका पक्षीशाला। जैसे आप देख सकते हैं यह एक पैरट है और ये उसको उसमें हमने बंद करके रखा हुआ है, जिसको हम आपका पिंजड़ा भी कहते हैं। तो अब ये अकॉर्डिंग टू आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। आपने अपने घर में रखना है तो आप छोटे साइज़ का ले सकते हैं, बट वो रहता एवियरी ही है। सपोज़ आपके पास में कोई पैरट है, आप उसके लिए घर खरीदने जा रहे हैं, उसका एक पिंजड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट एवियरी। ठीक है। सो अ लार्ज केज और एरिया इन विच बर्ड्स आर कैप्ड। जैसे मैंने अपने तोते के लिए एक नया एवियरी खरीदा, सो आई बॉट अ न्यू एवियरी फॉर माई पैरट। नेक्स्ट इज ऑटोफोबिया। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड फोबिया का मतलब होता है डर। तो जब हमें अकेले रहने से डर हो, मीन्स अब हम इतना, सपोज़ कि कोई इंसान है जो बहुत लंबे समय से अकेले रह रहा हो, अब उसके अंदर में ये डर पैदा हो जाता है, उसे अकेले नहीं रहा जाएगा, एंड दैट इज़ नोन एज ऑटोफोबिया। तो ऑटोफोबिया मीन्स जब हमें अकेलेपन का डर होता है, जब हम अकेले नहीं रहना चाहते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज ऑटोफोबिया। सो द फियर ऑफ बीइंग अलोन और लोनली। जैसे यहाँ पे ये गर्ल है और आप देख सकते हैं कि कितनी चुपचाप एकदम इतने प्यारे से घर में, लेकिन एकदम शांत बैठी हुई है, बाहर झांक रही हैं। लाइक वी कैन से शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ऑटोफोबिया। इज इट क्लियर? तो ऑटोफोबिया, ऑटो मतलब सेल्फ एंड फोबिया जो वर्ड है इसका मतलब ही डर होता है। सो ऑटोफोबिया जब हमें अकेलेपन से डर होता है, एंड दैट इज़ नोन एज ऑटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम अगर आप अपने स्कूल्स कॉलेजेस में आपने देखा होगा, हमेशा वहाँ पे एक ऑडिटोरियम रहता है। सो व्हाट इज़ ऑडिटोरियम? ऑडिटोरियम में एक्चुअली एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे आपकी सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, जहाँ पे आपकी स्टेज होती है, तो जहाँ पे ऑडियंस आकर बैठते हैं और स्टेज पर कुछ प्रेजेंट किया जाता है। तो द पार्ट ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ओके, जैसे सपोज मैंने किसी को ऑडिटोरियम में देखा था, सो आई सॉ हिम इन द ऑडिटोरियम। आई सॉ हिम, समबडी आस्क मी डिड यू सी हिम? यस, आई सेड यस, आई सॉ हिम इन द ऑडिटोरियम। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिबल। सपोज आप मुझसे कह सकते हैं मैम यू आर नॉट ऑडिबल, दैट मीन्स कि आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है। सो ऑडिबल मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो सुनने लायक हो, मीन्स ऑडिबल साउंड्स वो होते हैं जिनको सुना जा सके। सो एबल टू बी हर्ड। आप मुझे वो साउंड्स के बारे में बताइए जिनको जो ऐसे सुनाई ना दे रहे हों, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला क्या मैं तुम्हें सुनाई दे रही हूँ? एम आई ऑडिबल टू यू? राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जब अपने आप को हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमें किस प्रकार के शब्दों को यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें अपनी बात को इतने अच्छे से पेश करें कि सामने वाला हमारी बात से एग्री कर जाए, एंड दैट इज़ नोन एज आर्टिकुलेट। जिसको हम लोग वक्ता, और वो बहुत अच्छे से अपने बारे में बता सकता है या अपनी स्पीच को डिलीवर करता है। तो स्पष्ट रूप से कहना। आप मुझे वो बताइए जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? मीन्स टू से समथिंग
टू सी समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ और फीलिंग्स। आप अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को या किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर आर्टिकुलेट। जैसे यू कैन सी दिस पर्सन, ही इज़ आर्टिकुलेट, लाइक ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एंड दैट इज़ ही वॉज वेरी आर्टिकुलेट, स्पष्टवादी। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्सन। आर्सन का मतलब होता है जब डेलिब्रेटली, जानबूझकर आग लगाई जाती है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी में, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, या आप मान लो आग, आप प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वो प्रदर्शन आपका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, तो अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आग लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को, ट्रेन्स को, बसेस को, बिल्डिंग्स को, तो इसको बोलते हैं आर्सन। means the crime of setting fire to a building on purpose. On purpose mean जानबूझकर, deliberately, intentionally जब आग लगाई जा रही है किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी जगह को, वहाँ को ख़त्म करने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, एंड दैट इज़ नोन एज आर्सन। और जो पर्सन होता है जो आग लगाता है जानबूझकर, उसको आर्सनिस्ट कहते हैं। आगजनी करने वालों ने इमारत को नष्ट कर दिया, सो द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय आर्सनिस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज अब्रॉड। अब्रॉड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, इसीलिए इसके पहले किसी भी आप आर्टिकल का या फिर प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब विदेश हो गया, जैसे ओवरसीज हो जाता है, आपका आउट ऑफ द कंट्री हो गया, जैसे वह 2 साल से विदेश में काम कर रही है, शी हैज़ बीन वर्किंग इन एब्रॉड नहीं बोलेंगे क्योंकि एब्रॉड आपका एडवर्ब है। शी हैज़ बीन वर्किंग एब्रॉड फॉर 2 years, तो वह 2 साल से अब्रॉड में काम कर रही है। नेक्स्ट कौन है? अडॉप्ट। अडॉप्ट करना मतलब किसी चीज़ को गोद लेना या स्वीकार करना। जैसे अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, या फिर हमने कोई टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया, हमने उसको अपना लिया, उसको अडॉप्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? टू टेक अ चाइल्ड इन टू योर फैमिली एंड ट्रीट हिम और हर एज योर ओन चाइल्ड बाय लॉ, मतलब आपने कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद ले लिया, उसको अडॉप्ट, या फिर आपने किसी टेक्निक को, किसी आप प्रोसेस को आपने अपना लिया, उसको भी अडॉप्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हैं, इन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था, तो सुष्मिता हैज़ अडॉप्टेड 2 गर्ल्स, राइट। So with this we are done with our 10 words of letter A. I hope you like this video and you have learned something. So if you really learned something, then do subscribe to the channel, like and share the video. Thank you so much. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड, you all are healthy and you are learning. So now let's start the class. Today's class is regarding a vocabulary. इसमें हम लोग, आप जानते हैं, 10 ही शब्द करते हैं, but they all are related to a. So let's start the class. I hope you all have revised the previous classes and we have already covered, I think, 6 or 7 parts related to a. So I hope that you have done that, and now let's start the next part. So the first word of today's video is astrologer. एस्ट्रोलॉजर में आपको जो एस्ट्रो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हो जाता है स्टार, एंड लॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी करना। तो एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं? जिनको हम लोग ज्योतिषी, यानी कि ये एक आपके कौन होते हैं जो स्टार्स को देखकर, ग्रहों को देखकर भविष्य के बारे में बताते हैं, उनको हम लोग एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। दैट मीन्स वन हु टेल्स अबाउट फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। तो स्टार्स को देख करके उनको, उनके बारे में कि इसके मतलब किस तरीके से स्टार्स का प्लेसमेंट है और इसका प्रभाव इंसान की किस्मत के ऊपर क्या होगा, उसको एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी कहते हैं। जैसे मैं ज्योतिषियों में पर विश्वास नहीं करता, सो यू विल से आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर्स, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर्स। सो एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषी जो आपके स्टार्स को देखकर आपके जीवन की भविष्यवाणी करते हैं कि आपका जीवन आगे कैसे होने वाला है, एंड दे आर कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, ASTROLOGER। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमर। Generally students get confused between these 2 words. Don't get confused. Astrologer is not a scientist. They are
आप क्या था, वो ज्योतिषी हैं वो लोग, वो हमारे जीवन की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन जो आपके एस्ट्रोनॉमर हैं ये हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ये वैज्ञानिक होते हैं। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं दे आर साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो दे आर साइंटिस्ट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट साइंटिस्ट। So astronomers are scientists. They study about the arrangement of stars and planets. That means खगोल विज्ञानी मीन्स जैसे खगोल शास्त्री तारे की व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। सो एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स। सो दे यूज टेलीस्कोप, दे स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, हाउ द स्टार्स अदर planets are arranged, and they are called astronomers and they are scientists. But remember, astrologers are not scientists, they are jyotishi. Is it clear? The next word is anthropologist. Anthropologist मतलब जो मानव के बारे में स्टडी करते हैं, जो मानव का विज्ञान पढ़ते हैं, मीन्स ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट हैं और ये एक स्कल की स्टडी कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट कैसे रहा, वो क्या थे, कैसे हुए, और उनका एक्सटर्नल टू इंटरनल सारी स्टडीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जैसे वह मानव विज्ञानी बनना चाहती है तो शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज वन हु स्टडीज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इज इट क्लियर? तो द नेक्स्ट वर्ड इज एसेस। एसेस करना मीन्स मूल्यांकन करना, इवेलुएट करना, जज करना, चेकआउट करना। लाइक ये पर्सन आप देख सकते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं अपने पास्ट को और अपने आने वाले फ्यूचर को। तो एसेस करना मीन्स मूल्यांकन करना। जैसे आपको अपने विलंब के प्रभाव का आंकलन करने की आवश्यकता है। यू नीड टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन। मार्क दिस वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब होता है काम को टाल देना, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, उसका असर। So you need to assess the impact of your procrastination. Is it clear? That is the assess means to मूल्यांकन करना, evaluate, judge and check out. नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं। समवन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, जो आपका अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उनको हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं। जैसे राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, तो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। ओके, तो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जब हम लोग स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कैन बी एट एनी स्टेज, लाइक जैसे इंडिया इज ए ऑटोनोमस कंट्री। इंडिया जो है एक आपका स्वशासन देश है, यहाँ पे हम अपनी रूल्स बनाते हैं। अ पर्सन कैन बी ऑटोनोमस मीन्स अ पर्सन इज फ्री एंड he or she is free to take his or her own decisions, that is also autonomy. So autonomy can be used as formally as well as informally way, so you can use it in either manner. So that means free and independent। जैसे आपने यहाँ पे एक बर्ड है उसको आपने इंडिपेंडेंट कर दिया, that is also autonomy means freedom। autonomy आपका free and independent and autonomous freedom and independence। जैसे इंडिया इज एन ऑटोनॉमस कंट्री, तो भारत एक आपका कैसा है, स्वशासन देश है, एंड दैट इज ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब हो जाता है प्राचीन। एंशिएंट का मतलब प्राचीन हो गया, एंशिएंट है, आउट ऑफ डेट है, ओल्ड फैशन्ड है, एंड दैट इज हमारा प्राचीन है। अगर हम इवन जैसे हमारी जो चीज़ें हैं एंड इवन कोई आपका कस्टम हो सकता है वो भी एंशिएंट है। नाउ दैट इज़ नॉट इन फैशन एंड दैट इज़ ऑल्सो एंशिएंट। जैसे दुनिया भर के प्राचीन मंदिर मीन्स एंशिएंट टेम्पल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एज यू ऑल नो वी स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, सो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सो इट्स एंशिएंट हिस्ट्री। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का ऑटो मीन्स स्वयं और स्पाई करना मीन्स एग्जामिन करना, मीन्स सब परीक्षा, जो आपका जो डेड बॉडी है उसको एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उसको ऑटोप्सी कहते हैं।
examination of dead body or postmortem. I'm sure you all people know about this word postmortem, and the same synonym is autopsy. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डेड बॉडी है और ये उसकी एग्जामिन कर रहे हैं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हिज और हर डेथ। सो पीड़ित परिवार ऑटोप्सी के नतीजे का इंतजार कर रहा है। द विक्टिम्स फैमिली इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द ऑटोप्सी। आई होप यू ऑल आर लर्निंग। नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो चीज़ वास्तविक है, रियल है, प्रमाणिक है, जेन्युइन है, रियल है, एक्चुअल है, एंड दैट इज ऑथेंटिक है। आप यह कार्रवाई करने के लिए प्रमाणिक नहीं हैं, सो यू आर नॉट ऑथेंटिक टू टेक दिस एक्शन। यू आर नॉट ऑथेंटिक टू टेक दिस एक्शन। ऑथेंटिक लीडरशिप यानी कि एक्चुअल रियल लीडरशिप, जेन्युइन लीडरशिप। Let me tell you one thing, vocabulary plays very important role. Like even if you want to read any book, suppose as like right now I'm reading our APJ Abdul Kalam's biography, that is The Wings of Fire, and I would say like if you are reading any book, then you will see there are thousands of vocab, there are thousands of words which we don't know. So if you are not familiar with those words, then even reading a book is not a cakewalk for you. So we need to know good words. ठीक है, so authentic means genuine, real. So that's why I'm trying my level best to provide you the real content only. Next word is C, The Wings of Fire. Autobiography मतलब आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब बायोग्राफी मीन्स आपकी कथा है ना, हमारे जीवन के बारे में। ऑटोबायोग्राफी जब इंसान अपनी जीवनी के बारे में वो खुद ही लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। जैसे विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। सो विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, एंड you all must read this book. This will definitely help you out. So I hope you all people like the story of a person's life written by that person, and that is called autobiography. So I hope you have learned these 10 words. See, one more thing is that I am definitely sure we waste so much of our time, but we are not even like familiar that yes we have wasted so much time. So I would say कि like जब आप reels वगैरह देख रहे हो तो उस चीज़ को आप थोड़ा notice करिए, and then repeat the video. Even if you are doing something, then repeat the video. The maximum time you'll heard, you'll listen, you'll see, you'll learn. ठीक है, तो आप एक ही बार में नहीं 4-5 बार इसको रिपीट करिए, सुनिए, एंड दिस विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लाइफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग अपनी वोकैबलरी को आगे करेंगे, और वोकैब में हम लोग ए वोकैबलरी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसके कई सारे पार्ट अपलोड किए हुए हैं। देखो, वोकैबलरी करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली में कम करो, लाइक 10 करो, 5 करो, बट उसको बहुत अच्छे से यूज़ करो और उसको अच्छे से आप डेली लाइफ में यूज़ करो, बिकॉज वोकैबलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की क्लास में हमें, आप जानते हैं, हम लोग जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं तो हम सिर्फ 10 ही शब्द एक दिन में लेते हैं, तो आज ए को ही आगे करेंगे। और पहला शब्द है हमारा अपेरेंट। अपेरेंट की स्पेलिंग लर्न कर लो, APPARENT। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर, वो चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आ रही है कि हाँ ये तो ऐसा है। लाइक किसी के चेहरे को देखते ही आप बता सकते हैं कि वो खुश है कि दुख है। सो यू कैन से, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि उसकी खुशी सबके सामने स्पष्ट थी, मीन्स हर हैप्पीनेस वॉज अपेरेंट टू एवरीवन। और आप कह सकते हैं उसका दुख सबके सामने स्पष्ट था, हर सैडनेस वॉज अपेरेंट टू एवरीवन, हर एंगर वॉज अपेरेंट टू एवरीवन। अपेरेंट मीन्स एकदम क्लियर है, वो चीज़ ऑब्वियस है, सबको साफ साफ रूप से दिखाई दे रही है, एविडेंट है, विजिबल है, एंड दैट इज़ योर अपेरेंट। जैसे मैं कह सकती हूँ कि जो तुम्हारा हार्डवर्क है वो सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, योर हार्डवर्क इज़ अपेरेंट टू एवरीवन। इज़ इट क्लियर? अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर है वो चीज़, ऑब्वियस है, एविडेंट है और विजिबल है।
आई होप ये आपको शब्द समझ में आया होगा, इसके कुछ सिनोनिम समझ में आए होंगे, और इस शब्द को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही ढंग से। जैसे मैंने कहा योर आंसर इज़ एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट आपने उस बात को बोला है, एकदम एग्जैक्ट आपने उस बात को बोला है। सो एक्यूरेट के सिनोनिम्स मतलब एकदम एग्जैक्ट है वो चीज़, टू द पॉइंट है, करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, फॉल्टलेस है वो चीज़, रिलायबल है। रिलायबल मीन्स जिस पे भरोसा किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा योर आंसर इज़ एक्यूरेट, राइट, योर परफॉर्मेंस वॉज एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स टू द पॉइंट, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे होना चाहिए था। जैसे हम कह सकते हैं द इंफॉर्मेशन वॉज एक्यूरेट एंड हेल्प्ड अस टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑन टाइम। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मान लो दी गई थी वो एकदम सही थी, और उस इन्फॉर्मेशन ने हमारी मदद की उस मिस्ट्री को समय पर सॉल्व करने में। सो एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट है, करेक्ट है, विदाउट एनी मिस्टेक है, फॉल्टलेस है, रिलायबल है। नेक्स्ट अनॉय करना। अनॉय मीन्स परेशान करना या तंग करना। अनॉय करना मीन्स किसी को इरिटेट करना। वैक्स, पिस्ड ऑफ, इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिलाना, और टू मेक एंग्री समवन, ठीक है। सो मैं कह सकती हूँ यार मुझे इरिटेट करना बंद करो, सो स्टॉप इरिटेटिंग मी, है ना। डोंट अनॉय मी मीन्स मुझे परेशान या तंग मत करो। तो हम कह सकते हैं वे मुझे बहुत परेशान करते थे, मीन्स दे यूज्ड टू अनॉय मी अ लॉट। दे यूज्ड टू अनॉय मी अ लॉट, ठीक है। वे मुझे बहुत परेशान करते थे, सो दे यूज्ड टू अनॉय मी अ लॉट। अनॉय मीन्स इरिटेट करना किसी को, वैक्स, पिस्ड ऑफ, इन्फ्यूरिएट, मेक एंग्री। जैसे मैं कह सकती हूँ आई एम पिस्ड ऑफ सो प्लीज़ गो अवे। मैं मतलब इस समय बहुत गुस्से में हूँ, तो मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, तंग हूँ, इसीलिए तुम जस्ट चले जाओ यहाँ से। सो अनॉय करना मीन्स किसी को परेशान करना या तंग करना। इरिटेट, वैक्स, पिस्ड ऑफ, इन्फ्यूरिएट, टू मेक एंग्री। नेक्स्ट है अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब जिसको कोई फीलिंग ही ना हो, एकदम मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ से, उदासीन है वो इंसान, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसे। दैट मीन्स हैविंग और शोइंग लिटिल और नो फीलिंग और इंटरेस्ट। जिसको कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है किसी काम करने में, कोई फीलिंग ही नहीं है, ठीक है, अनइंटरेस्टेड है, अनकंसर्न है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन खुश है कौन दुख है, ऐसे इंसान को आप अपैथेटिक कह सकते हैं। जैसे एक उदासीन छात्र को पढ़ाना बहुत कठिन होता है, सो एन अपैथेटिक स्टूडेंट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू टीच। या और इसी सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच एन अपैथेटिक स्टूडेंट, कि मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, टीचर गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर में, उसके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अरे आप क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार लगा दोगे, कॉलेज से निकाल दोगे, अरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बच्चे को पढ़ा पाना, उसमें कोई चेंज ला पाना बहुत मुश्किल है। या कोई सोसाइटी के लिए भी अपैथेटिक हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई डजेंट केयर, लाइक ऐसे इंसान को भी हम अपैथेटिक मीन्स उसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी की तरफ में ही उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना खुश है ना दुख है, ऐसे पर्सन को अपैथेटिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपोलोजाइज। ये सॉरी का ही दूसरा सिनोनिम है, क्षमा याचना करना मीन्स माफ़ी मांगना। एपोलोजाइज मीन्स से सॉरी और एक्सप्रेस योर रिग्रेट। रिग्रेट मतलब अपना पश्चाताप आप दिखा रहे हैं, ओ आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई, सो उसको एपोलोजाइज कह देंगे। ये सॉरी का ही सिनोनिम हो गया। आपको हमारे अतिथि से असभ्य व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी होगी, मीन्स यू हैव टू अपोलोजाइज टू आवर गेस्ट फॉर बीइंग रूड। सो आपने जो ये रूड बिहेवियर दिखाया है हमारे गेस्ट को, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी होगी। सो यू हैव टू अपोलोजाइज टू आवर गेस्ट फॉर बीइंग रूड। तो अपोलोजाइज इज़ द सिनोनिम ऑफ योर वर्ड सॉरी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटागोनिस्ट। देखो एंटागोनिस्ट ना, जैसे एक मूवी में हीरो होता है उसको भी एक शब्द बोलते हैं, आप मुझे वो अगर आपको पता है हीरो के अलावा उसको और क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। बट जो विलन होता है ना उसका एक सिनोनिम होता है एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट ना ऐसे इंसान को भी बोलते हैं जो जैसे हीरो के कम्प्लीटली ओपोजिट होता है ना आपका विलन। तो अ पर्सन हु इज़ स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी और समथिंग, है ना, वो उस इंसान के एकदम विरुद्ध है, एकदम उसके मतलब एकदम ओपोजिट है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है।
जैसे ओपोनेंट है, एनिमी है, तो उसको एंटागोनिस्ट, या अगर आपका कोई जैसे कोई सिचुएशन है उसको हम प्रतिकूल कह सकते हैं कि वो आपके फेवर में नहीं है ना, दैट इज़ नॉट योर, वो आपके एडवांटेज नहीं दे रही है, आपको डिसएडवांटेजियस है, उसको भी हम एंटागोनिस्ट कह सकते हैं। सो विलन को भी हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। यू कैन से, जैसे कि आर माधवन ने फिल्म शैतान में जैसे प्रतिपक्षी यानी विलन की भूमिका निभाई थी। सो आर माधवन प्लेड द रोल ऑफ एंटागोनिस्ट इन द मूवी शैतान। सो आई एम श्योर यू ऑल नो द वर्ड विलन. Now you can use antagonist, like you can ask, oh who is the antagonist of this movie, कि मतलब इस मूवी में विलेन कौन है. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटी फेमिनिस्ट. अच्छा, फेमिनिस्ट का मतलब होता है जब ना ऐसा डिमांड किया जाता है जहाँ पे महिलाओं को भी इक्वल अधिकार दिया जाए, उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं. यहाँ पे ना प्राचीन नहीं आएगा, इस शब्द को हिंदी में काट दो इसको, ये महिला विरोधी हो जाता है. एंटी फेमिनिस्ट का मतलब होता है जब आप ना इस चीज़ के अगेंस्ट है कि नहीं, महिलाओं को इक्वल अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलने चाहिए. जैसे कि वन हु इज़ ओपोज टू फेमिनिज्म, जो महिलाओं के इक्वल अधिकार के खिलाफ होता है उसको एंटी फेमिनिस्ट कहते हैं, यानी उसे मिसोजनिस्ट भी कह सकते हैं. मिसोजनिस्ट का मतलब होता है जो महिलाओं से नफरत करता है, और एंटी फेमिनिस्ट का मतलब हो जाता है कि आपको ऐसा मानना है कि नहीं, महिलाओं को ये इक्वल मैन के बराबर अधिकार नहीं मिलना चाहिए. ऐसे लोगों को एंटी फेमिनिस्ट कहते हैं. जैसे मेरे शब्दों का गलत अर्थ ना निकालें, मैं नारी विरोधी नहीं हूँ, तो इसका यहाँ पे प्राचीन नहीं आएगा, यहाँ पे नारी विरोधी आएगा. जैसे डोंट मिस इंटरप्रेट, अब गलत मतलब निकालना मीन्स मिस इंटरप्रेट करना. सो डोंट मिस इंटरप्रेट माई वर्ड्स, आई एम नॉट एन एंटी फेमिनिस्ट. एंटी फेमिनिस्ट मतलब मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अपनी बात रख रहा हूँ. सो प्लीज़ डोंट मिस इंटरप्रेट माई वर्ड्स. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज़ एवोकेशन. एवोकेशन का मतलब होता है जब हम कोई काम अपने शौक़ के लिए करते हैं, अपनी हॉबी के लिए करते हैं, और वो हमारा प्रोफेशन नहीं है, हमें उस काम को करने में मज़ा आता है, वो हमारी हॉबी है. मीन्स वन हु डज समथिंग फॉर हिज और हर प्लेजर एंड इन्जॉयमेंट, दैट मीन्स योर हॉबी. इज इट क्लियर? जैसे मैंने कहा, मेरा पसंदीदा शौक़ जो है वो किताबें पढ़ना है. सो माई फेवरेट एवोकेशन इज़ रीडिंग बुक्स. अच्छा, आप मुझे बताएंगे इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ वोकेशन. वोकेशन का क्या मीनिंग होता है? दैट थिंग यू विल हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना. टू बी वेरी सरप्राइज्ड, शॉक्ड एंड स्टर्न, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, आपको ऐसा लगा ओ माय गॉड ये कैसे हो गया. दैट मीन्स यू आर अमेज्ड. जैसे कि जब मुझे पता चला कि मेरा चयन हो गया है, मीन्स मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया. आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम सेलेक्टेड. आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम सेलेक्टेड. अमेज्ड मीन्स एकदम सरप्राइज्ड होना, शॉक्ड होना, स्टर्न्ड होना. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक्मे. एक्मे का मतलब एक्ने नहीं है, ये एक्ने जो पिंपल्स होते हैं ये एक्मे हैं. एक्मे का मतलब होता है जैसे हमारी जो ना सबसे ऊंची, जो जिसको चरम सीमा हम कह सकते हैं, जैसे पीक है जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पॉइंट है, समिट है, एपेक्स है, क्लाइमैक्स, पिनेकल, मीन्स किसी भी चीज़ का एकदम चरम सीमा, उसका एकदम हाईएस्ट पॉइंट, उसको हम एक्मे कहते हैं. जैसे कि सपोज़ आप कोई जॉब, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते करते फिर आपको अब जो जिस डिज़ायरेबल पोस्ट के लिए आपने वो पढ़ाई की और आपने वो पोस्ट आपको प्राप्त हो जाती है, देन वी कैन से कि दिस जॉब इज़ द एक्मे ऑफ हर करियर. मीन्स इसी चीज़ के लिए तो वो पढ़ाई कर रही थी ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है. लाइक सपोज यू आर द CEO ऑफ वेरी हाई रेप्यूटेड कंपनी, देन दिस इज़ द डेफिनेटली द हाईएस्ट पॉइंट ना. सो एक्मे मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी जिसको हम कह सकते हैं हमारे करियर का, हमारी लाइफ का सबसे 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 बेस्ट पॉइंट, और सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो. जैसे क्लाइमैक्स क्या होता है, मूवी ख़त्म होने वाली होती है तो क्लाइमैक्स होता है ना, जब अब यहाँ के आगे और कुछ नहीं है, यही सबसे चरम सीमा है मूवी. कहते हैं ना, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, अभी क्लाइमैक्स चल रहा है, मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज़ क्लाइमैक्स चल रहा है. मीन्स अभी हाईएस्ट सारी बातें अभी खुल के निकल के आएंगी. उसी को पिनेकल, एपेक्स, समिट, हाईएस्ट पॉइंट या पीक हम कहते हैं.
तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत सिंपल मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आपको बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। थैंक यू सो मच।